तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चा, ये अपना लेक्चर नंबर 4 है और ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में समझा था और उसी का एक और आपके पास केस है जो हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है, एंड दैट इज़ योर कोलिजन विथ अ हिंज्ड रॉड। कहने का क्या मतलब है कि अभी तक सेंटर ऑफ मास के चैप्टर में या फिर कोलिजन के टॉपिक में आप जब कोलिजन वाले टॉपिक को पढ़ते थे तो वहाँ पे आपके सामने जनाब एक धागा हुआ करता था। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, है ना। आपके पास एक धागा हुआ करता था, दिस यूज्ड टू बी अ स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग हुआ करता था और ये स्ट्रिंग आपको इस वाले पॉइंट पे आपको सस्पेंडेड था। ठीक है, यहाँ से आता था कोई, यहाँ से आपके पास कोई बुलेट आया, m1 मास का है, u स्पीड से आया, इसके साथ बॉब के साथ वो कोलाइड करता था। तो यहाँ पे हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते थे और इसका कारण ये था कि जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो ये वाला इस पे नॉर्मल लगाता है और ये वाला इसके ऊपर बैकवर्ड नॉर्मल ऐसे लगाता है। तो पूरे सिस्टम पे अगर ध्यान से देखोगे तो नेट इंपल्सिव फोर्स जो आपका है वो जीरो है। यहाँ पे अगेन मैं आपको बोल दूं कि ऐसे कोलिजन में आपका जो ग्रेविटी है उसे हम इग्नोर करते हैं क्योंकि ग्रेविटी आपका नॉन इंपल्सिव फोर्स है। एंड ये आपका धागा है, ये आपको जैसे ही ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे ये धागा आपको बेसिकली यहाँ का जो भी झटका होगा उसको ऊपर तक ट्रांसफर नहीं कर सकता है। धागा आपको है ना स्लैक हो जाता है बेसिकली ऐसे केसेस में, राइट। रिजिड नहीं है आपका धागा। सो मुद्दे की बात यह है कि ऐसे सिचुएशन में आपका नेट फोर्स सिस्टम पे जीरो है तो हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यहां पे लगाया। लेकिन अगर आपका ये धागा नहीं हो के ये आपका कोई रॉड हो, ये आपका कोई रॉड हो, चाहे इसकी मास हो मास नहीं हो, और ये रॉड आपको इस एंड पे अपने हिंज्ड है, यानी कि ये रॉड अगर रोटेट करेगा तो इसी के अबाउट रोटेट करेगा। और अब अगर आपका कोई पार्टिकल आता है इस रॉड के साथ अगर टकराता है तो ये पार्टिकल इस रॉड पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा, ये रॉड इस पार्टिकल पे नॉर्मल ऐसे लगाएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है कि हिंज पे भी आपको झटके वाला रिएक्शन फोर्स आ सकता है। तो अगर आप अब पूरे सिस्टम पे देखोगे, सिस्टम आपका ये पूरा होने वाला है दैट पार्टिकल प्लस रॉड सिस्टम, तो अब आप अगर देखो तो आपका ये वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन यहां पे एक रिएक्शन फोर्स बच सकता है, जिसका मतलब कि ऐसे सवालों में, ऐसे सिचुएशन में हम सर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगा सकते। हाँ, ये जरूर है कि इसके अलावा हम कुछ और जरूर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? अगर अब तुम दोबारा से सिस्टम को देखो, जब आपका टकराव हुआ तो इस पॉइंट ओ पे यानी कि हिंज के अबाउट आपका नेट टॉर्क जीरो है ड्यूरिंग द इंपैक्ट, राइट। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस वाले नॉर्मल का जो टॉर्क होगा और इस वाले नॉर्मल का जो टॉर्क होगा अबाउट दैट पॉइंट ओ, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। और जहां तक बात ये दोनों नॉर्मल है, ये आपको हिंज से ही पास करेगा। यानी कि भैया ड्यूरिंग कोलिजन नेट टॉर्क अबाउट ओ इज जीरो। इसका मतलब है कि सर हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ कंजर्व कर सकते हैं जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द इंपैक्ट। तो ये इस टॉपिक का मेन क्रक्स है कि हम यहां पे किस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तो हो गया एक इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन, जाहिर सी बात है कि भैया आपका यहां पे कोलिजन होने वाला है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को जो आपका इक्वेशन होता है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं हम इस प्रकार के सवाल को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इक्वेशन हम लिख के दिखा देते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास जनाब इस प्रकार का एक रॉड है ना। माइंड में क्लैरिटी रखिए कि भैया किस टाइप के सवाल में या फिर किस वैरायटी में क्या कॉन्सेप्ट आपका लगने वाला है। मान लीजिए आपका ये रॉड है, रॉड का मास m ले लो, रॉड का लेंथ l ले लो। अच्छा सर, ये जो आपकी रॉड है, मान लीजिए कहीं आपके पास एक पार्टिकल है, बॉब स्मॉल मास है, इसका मास m ले लो और ये आपको u स्पीड से आता है और इसके साथ टकराने वाला है। ठीक बात है सर। तो ये फोटो है आपको जस्ट टकराने से पहले की, और जस्ट टकराने के बाद क्या क्या हुआ उसको भी बना लेते हैं, राइट। जैसा कि हमने अभी आपको शो कर दिया था कि ड्यूरिंग कोलिजन जो आपका ये हिंज है, हिंज हो, इसके अबाउट आपको नेट टॉर्क जीरो है यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। टकराने के बाद मान लेते हैं कि इसका वेलोसिटी चेंज हो गया, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि अब जनाब v1 हो गया और ये रॉड तो आपको अब ओमेगा से घूमना शुरू कर देगा,
जस्ट टकराने के बाद। तो सर मेरे पास क्या क्या इक्वेशन है? पहला इक्वेशन जनाब हम लिखेंगे यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट हिंज लिख सकते हैं हम, और किसी पॉइंट के अबाउट नहीं लिख सकते, सिर्फ हिंज के अबाउट लिख सकते हैं, क्योंकि हिंज का रिएक्शन फोर्स हिंज से ही पास करेगा, तो उनका कोई टॉर्क नहीं होगा हिंज के अबाउट। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो भैया इनिशियल एंगुलर मोमेंटम रॉड आपका रेस्ट पे था, इस वाले पार्टिकल का होगा ओ पॉइंट के अबाउट। तो जनाब हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए होगा, आपको सवाल में मान लीजिए कि ये डिस्टेंस x दे देता है, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं, ये आपको मान लीजिए x दिया है, तो इस पार्टिकल का बिफोर कोलिजन ओ के अबाउट जो मोमेंटम है एंगुलर मोमेंटम वो आपको mvd होगा, यानी कि मास इनटू u इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, mux इक्वल्स टू, बाद में इस वाले का v1 इंटू एक्स होगा, भैया ये तो आपका x ही है जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। और दूसरा आप इस रॉड का लिखोगे, ये रॉड आपको प्योर रोटेशन कर रहा है इस हिंज के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम आपको हो जाएगा I इंटू ओमेगा। अगर रॉड की हमें मास और लेंथ दी भी थी तो ml²/3 इंटू ओमेगा। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1। सर लेकिन हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? सर यहाँ पे तो एक और दो अननोन है। सर हमारे पास अगर दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशन भी चाहिए। तो पहला इक्वेशन बच्चा आपको देगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, और दूसरा इक्वेशन आपको देने वाला है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। याद कीजिए कोलिजन में आपको सिखाया है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अब सही मतलब आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, velocity of separation along line of impact upon velocity of approach, velocity of approach along line of impact। लाइन ऑफ इम्पैक्ट की बात की जा रही है, तो भैया रॉड का जो पॉइंट इस पार्टिकल से टकराया, उस पॉइंट का वेलोसिटी क्या है आफ्टर द इम्पैक्ट। अगर रॉड का ओमेगा है, ये वाली दूरी जनाब अगर x है, तो रॉड के इस पॉइंट का वेलोसिटी ओमेगा इंटू एक्स नहीं हो जाएगा क्या? v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। हाँ जी सर। तो अब आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन ओमेगा एक्स माइनस v1, सो e इज इक्वल टू ओमेगा एक्स माइनस v1। एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात करोगे तो ये वाला पॉइंट शुरुआत में आपको रेस्ट पे था, तो सिर्फ इसी वाले का वेलोसिटी है u, तो अप्रोच वेलोसिटी सिर्फ u है। ये हो गया आपको इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू हैव इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इसको सॉल्व करके आपसे सवाल में जो पूछ रहा है, सो बेसिकली ये दो इक्वेशन, इसका इस्तेमाल करके जो बनता है आप ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, क्लियर एकदम बढ़िया है। हमने इस पूरे सिचुएशन में लीनियर मोमेंटम इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ये हमने इसलिए लगाया क्योंकि आपका हिंज पे रिएक्शन फोर्सेस होंगे, हिंज रिएक्शन ड्यूरिंग कोलिजन। इस कारण से हमने ये वाला चीज इस्तेमाल किया कि भैया लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड नहीं है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, कॉन्सेप्ट जनाब आपका इतना ही है। अगर इसको हम लोग प्रश्नों में उतारे तो आपके सामने यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है इस एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल भैया हमसे कहते हैं कि फिगर शोज अ रॉड ऑफ लेंथ L, मास M, hinged at point O is released from horizontal position. It hits at the lowest point a block of mass M inelastically. Find the ratio of M by M for which M completes the circular path. Right? तो सवाल में हमको ये कह दिया है कि आपका जो E है वो 0 है। सवाल में ये कहीं नहीं बोला है कि दोनों चिपक जाते हैं बाद में, है ना, सिर्फ E इज इक्वल टू 0 बोला है। सो होगा क्या, ये रॉड आपको गिरेगी, इस स्मॉल m के साथ टकराएगी, स्मॉल m के पास कुछ वेलोसिटी आएगा, वो वेलोसिटी पाने के बाद वो ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हमसे सवाल में कहता है कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए ताकि स्मॉल m ना कंप्लीट सर्कल घूम जाए। तो देखिए आप सभी को इतना तो पता है, फॉर स्मॉल m, फॉर m टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसकी जो वेलोसिटी है वो आपको इम्पैक्ट के बाद √5 GR होनी चाहिए कम से कम।
ठीक है, ये इम्पैक्ट के बाद की कहानी है। तो सर हमको फिर इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, सबसे पहले तो ये पता करो कि भैया ये जो रॉड जब घूम के वर्टिकल हुआ था, राइट, इस पार्टिकल से टकराने से पहले रॉड जब वर्टिकल हुआ तो रॉड की ओमेगा कितनी है, वो अपने को चाहिए, वो अपने को चाहिए। मैंने बोला यहां पे चित्र बनाते, एक काम कीजिएगा, एक काम कीजिए, चित्र को थोड़ा सा यहां बनाते हैं। मैंने बोला भैया ठीक है, तुम्हारे पास ये रॉड था, बहुत अच्छी बात है, ये घूम घूम के आपका इधर की तरफ आया, टकराने से पहले इसका ओमेगा कितना है वो तो पता करो, उसके बाद तो आगे की कहानी को हम लेके चलेंगे। सो एम है, ये एल है, राइट, ये आपका हिंज ओ है। यहां जब वो पहुंचा इसके पास कुछ ओमेगा आया होगा, ये ओमेगा निकालेंगे एनर्जी कंजर्वेशन से। रॉड जब आपको गिर रहा है, रॉड का सेंटर ऑफ मास पहले यहां है, अब आपको यहां है, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिर गया, L/2। तो कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो भैया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, सेंटर ऑफ मास का जो नुकसान हुआ है उतना ही लेना है। सो L/2 दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। शुरुआत में तो रॉड रेस्ट पे था, बाद में ओमेगा आ गया है, यानी कि हाफ आई लिखोगे कितना, ml²/3। एक काम करो, रॉड का मास कैपिटल M दिया हुआ है, सो जस्ट फॉर प्रॉपर नोटेशन mg/L/2 ml²/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहां से आपको है ना ओमेगा के बारे में जानकारी प्राप्त होगी, ml/2 m² इतना आपका खत्म हो जाएगा, यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है 3g/L। तो ये जनाब आपका आया ओमेगा स्क्वायर। अब तुम यहां पे केयरफुली समझना बात को कि इसके आगे रखा हुआ है एक पार्टिकल, जस्ट आफ्टर टकराव क्या हुआ, जस्ट आफ्टर टकराव क्या हुआ, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। टकराव होने के बाद ऑफ कोर्स जो रॉड का ओमेगा है वो बदल गया होगा, ओमेगा 1, और ये जो पार्टिकल है इसके पास एक वेलोसिटी आ गई होगी, जो वेलोसिटी हम चाहते हैं √5gr हो जाए। तो फिलहाल इसको आप ऐसे v लिखो, ठीक है, बढ़िया है सर। अब सर हमको आपने सिखा दिया है कि ऐसे सिचुएशन में जब आपका कोलिजन होता है, और ये आपका हिंज है, जब आपका कोलिजन होता है, ये कोलिजन के पहले की फोटो, ये कोलिजन के बाद की फोटो, तो यहां पे हम सर ओ पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, और एक हम लिखेंगे ई की इक्वेशन। तो सर जब हम ई की इक्वेशन लिखेंगे तो ई की वैल्यू तो 0 है, एंड दिस 0 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। जब बात करेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की जब बात करेंगे, यहां पे ध्यान से मेरी बात को यहां पे फॉलो कीजिएगा, सुनिएगा आपका, अरे यार ये ओहो, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जब आप वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की बात करेंगे, ये तो ब्लॉक की वेलोसिटी, और रॉड के ना इस वाले टिप की वेलोसिटी चाहिए अपने को, टिप की, जिसके साथ रॉड का वो पॉइंट जहां पे वो पार्टिकल टकराया, तो वो तो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा 1 इंटू एल। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, v माइनस ओमेगा 1 इंटू एल अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अप्रोच की जब बात करेंगे तो पार्टिकल तो रेस्ट पे था, रॉड के बॉटम मोस्ट की वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल हो जाएगी ना बॉटम मोस्ट की वेलोसिटी। अच्छा, तो सर ये तो ओमेगा एल तो जाके इसमें 0 में मिल गया, यानी कि सर v जो है ना वो तो इसी के बराबर आ रहा है। अच्छा है सर, और दूसरा जो इक्वेशन आपको निकल के आने वाली है वो है आपकी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट पॉइंट O। तो सर टकराने से पहले पार्टिकल रेस्ट पे था, रॉड के पास आपको है I इंटू ओमेगा, तो हमने लिखा सर ml²/3 इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, बाद में आपका रॉड के पास एंगुलर मोमेंटम है ml²/3 इंटू ओमेगा 1 प्लस, और ये जो अपना पार्टिकल है छोटू m वाला, इसका हो जाएगा mv इंटू एल। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखो, आपके पास सब कुछ है, यू जस्ट नीड टू प्लग इन ऑल द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके पास ये ओमेगा 1 है, इसको हम लोग यहाँ पे लाके डाल सकते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट इज, वी कैन राइट ml²/3 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ml²/3 टाइम्स ओमेगा 1 आपको है v/l, दिस इज योर v/l प्लस योर
एम वी इंटू एल। ठीक बात है सर। अब अगर तुम देखो तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है तो तुम उसको यहाँ पे डाल सकते हो। और एक काम करो, हमें प्रश्न में चाहिए स्मॉल m बाई कैपिटल M, तो दोनों तरफ कैपिटल M से पहले ही डिवाइड कर दो, दोनों तरफ कैपिटल M से पहले ही डिवाइड कर दो। तो ये आपको ओमेगा बाई 3, दिस इज योर L स्क्वायर, यहाँ से एक स्क्वायर और एक L भी उड़ा सकते हैं, दिस इज योर L बाई 3 इंटू ओमेगा, एंड ओमेगा इज नथिंग बट 3G बाई L इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आपका ये वाला L भी इस L को उड़ा देगा, तो आपके पास इधर बच रहा है हाउ मच, दोनों तरफ हमने M से ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है, तो M उड़ा के नीचे में यहाँ पे एक M लगा दो। यहाँ पे आपके पास जो चीज़ बच रही है दैट इज नथिंग बट V बाई 3, राइट, प्लस यहाँ पे आपको बच रहा है M बाई कैपिटल M इंटू V। ठीक बात है सर, ओके, राइट। नाउ दिस V इज नथिंग बट अंडर रूट 5GR, तो उसको भी तुम है ना लेफ्ट साइड लेके आ सकते हो, उसको भी आप लेफ्ट साइड लेके आ सकते हो। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, ये आपको हो रहा है दिस इज गोइंग टू बी योर G इंटू एल डिवाइडेड बाई आपका 9 अंदर जाएगा, तो ये आपको बेसिकली हो जाएगा 3, और ये V नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 5GR इज इक्वल टू 1/3 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M। ठीक है, बस अब खत्म है, यहीं से आपको दिख जाएगा कि आपका स्मॉल m बाई कैपिटल M कितना होने वाला है। स्मॉल m बाई कैपिटल M जो आपका हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, तो यहाँ से आपको आपके पास ये रूट वाला टर्म है, दिस इज योर रूट GL डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5GR एंड दिस इज योर माइनस 1/3। सो ये आपका बन जाएगा रेशियो जो आपसे कहा जा रहा है स्मॉल m बाई कैपिटल M का। ठीक है सर, ये सवाल में आपको क्या कह रहा है कि भैया आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड AB है जिसका मास आपको कैपिटल M है, जिसका लेंथ आपको स्मॉल l है। It is hinged at highest point A and it is hanging freely rotated in a vertical plane. A ball of mass M moving horizontally hits it at a distance D from the hinge as shown. बताइए D की क्या वैल्यू रखे, फाइंड D for which during collision hinge will not exert any impulse on the rod। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल हो जाता है, क्योंकि सर अभी आपने बोला कि हिंज पे रिएक्शन फोर्सेस होते हैं, लेकिन ये सवाल हमसे कह रहा है कि भैया आप तो ये मान के चलो कि कोई ना कोई एक ऐसी डी की वैल्यू होगी जिसके लिए हिंज पे कोई भी रिएक्शन फोर्स नहीं होगा। और अगर भैया हिंज पे रिएक्शन फोर्स 0 है, इसका मतलब हम इस सिस्टम पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हमने आपको अभी समझाया था कि हिंज पे रिएक्शन होने के वजह से हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस सवाल में वी आर एबल टू अप्लाई लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि हमें उसी के लिए सॉल्व करना है कि भैया हिंज पे कोई रिएक्शन नहीं है तो डी की वैल्यू बताइए, राइट। चलिए, तो सिंपल हो जाता है। आपके पास यहाँ पे 2 फोटो बनाइएगा, एक फोटो जस्ट बिफोर कोलिजन का और एक फोटो जस्ट आफ्टर कोलिजन का, राइट। तो ये आपका हिंज पॉइंट है, ये आपका बेसिकली हिंज पॉइंट है। यहाँ पे हमारे पास पार्टिकल है जो कि आपको डी डिस्टेंस पे होगा, ये आपका m, इसका इनिशियल स्पीड u है, और टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी है आप उसे v मान लीजिए, रॉड को ओमेगा से घूमता हुआ अज्यूम कर लीजिए। ठीक है सर। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपका जो रॉड है बेसिकली उसका मास कैपिटल M लेंथ L है, मास M कैपिटल लेंथ L है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लगा सकते हो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी, क्योंकि सर यहाँ पे रिएक्शन फोर्सेस 0 हम मान के चल रहे हैं ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, उस कारण से। अच्छा सर, ये जो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो मास इनटू वेलोसिटी। सर शुरुआत में पूरे सिस्टम का अगर आप ध्यान से देखो तो पार्टिकल का लिखना आसान था, मास इनटू यू, इस पार्टिकल का बाद में मास इनटू वी। लेकिन सर ये तो एक कंप्लीट कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम है, इसका लीनियर मोमेंटम कैसे लिखेंगे? मास इनटू वेलोसिटी में वेलोसिटी कौन सा लेंगे? तो याद कीजिए सेंटर ऑफ मास में हमने आपको समझाया था कि भैया लीनियर मोमेंटम ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी या फिर बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम अगर आपके पास है तो उस पार्टिकल सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज मास इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। अब ये जो रॉड है उसका अगर आपने ओमेगा माना है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा?
ओमेगा L/2, ठीक है। सेंटर ऑफ मास हिंज से L/2 दूरी पे था, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा m ओमेगा L/2, इक्वेशन नंबर 1। और भैया हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है ही, क्योंकि नेट टॉर्क अबाउट हिंज 0 है, तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल और फाइनल भी हम लगा सकते थे। तो इस वाले इक्वेशन को भी इस्तेमाल कीजिए। इनिशियली एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो जनाब ये आपको d डिस्टेंस है, सो दिस इज योर MUD। बाद में अगर हम देखेंगे तो MVD हो जाएगा पार्टिकल का, और जो आपका रॉड है उसका हो जाएगा I इंटू ओमेगा। तो I का मतलब ml²/3 और ओमेगा तो अपना ओमेगा होता है, राइट। नाउ इफ यू लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, इस सेकेंड इक्वेशन को ना d से डिवाइड कर दो, यानी कि यहां से d को हटाओ, यहां से d को हटाओ और d को यहां चिपका दो। सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने से आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सिंपली सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो mu से कट जाएगा, mv से कट जाएगा, सो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस here you have m omega L/2 minus m omega L square divided by 3 into small d, right? अच्छा, तो सर यहाँ पे हमको दिख रहा है दिस इज योर m omega L/2 is equal to m omega L square divided by 3d। I can see here सर m ने ओमेगा को, m ने ओमेगा को, l ने l को, और सर बस इतना ही। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है d is equal to 2l/3 and this becomes your result। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? सवाल में बोला इसीलिए इसको लगा पाए, अदरवाइज आप कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, राइट। चलिए, तो ये तो हमारा जनाब हो गया वो वाला वैरायटी जहां पे रॉड हिंज था और कोलिजन हो रहा था। अब थोड़ा सा हम लोग एक कदम जीवन में और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग वही सारे सवाल देख रहे हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जहां पे बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस फिक्स्ड है, लेकिन ऐसा जरूरी तो नहीं, राइट। क्लासिक एग्जांपल इज योर टायर। अगर आप टायर को देखें तो ये टायर एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, वो एक्सिस कौन सा है? इसका खुद का इनटू द प्लेन वाला एक्सिस। तो इस एक्सिस के अबाउट आपका ये जो टायर होता है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा है मान लीजिए, लेकिन क्या ये टायर यहीं पे गोल गोल घूमता है? क्या आपका कार का टायर एक ही जगह गोल गोल घूमता है कि टायर आगे भी जाता है? आगे भी जाता है, यानी कि टायर गोल गोल घूम भी रहा है और उसका जो ये एक्सिस है वो एक्सिस भी आगे जा रहा है। तो वैसे मोशन को हम लोग कहते हैं कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। एक्सिस के अबाउट घूमना रोटेशनल मोशन हुआ और एक्सिस का खुद आगे मूव करना ट्रांसलेशनल मोशन हुआ। हम वही केसेस पढ़ेंगे जहां पे आपका जो बॉडी रोटेट कर रहा है वो आपका अपने एक ऐसे एक्सिस के अबाउट घूम रहा है जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। तो सबसे पहले इस मोशन के डायनामिक्स में घुसे उससे पहले इस मोशन के काइनेमैटिक्स को अपने को समझना पड़ेगा, यानी कि किसी भी रैंडम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन क्या है, तो इसको कहते हैं हम लोग काइनेमैटिक्स ऑफ योर दिस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमको सर ये समझ में आ गया कि कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल किसको कहते हैं, किस चिड़िया का नाम है ये, है ना। सो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास कोई भी अगर बॉडी है, ये बॉडी आपको किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर रही है ओमेगा से, और ये आपको v वेलोसिटी से आगे भी जा रही पूरी, ठीक है। सो बेसिकली इसके किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालने का वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड होता है जिसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन मेथड, ठीक है। सुपरपोजिशन मेथड ही आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है और किसी के चक्कर में आप ना पड़े। सो व्हाट इज दिस सुपरपोजिशन मेथड? सो बेसिकली हम रोटेशन को और ट्रांसलेशनल को अलग अलग सिर्फ व्यू करेंगे, हम दोनों के मोशन को ना ब्रेक कर देंगे। जस्ट लाइक काइनेमैटिक्स में आप प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस के मोशन को ब्रेक कर देते थे, तो यहाँ पे भी हम ब्रेक कर देंगे। कहने का क्या मतलब है, एक बार में समझने का प्रयास कीजिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई एम नॉट सेइंग कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हमने बोला आपका जो आपके पास मान लीजिए एक सर्कुलर चक्का है, ठीक है। ये आपको टायर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। जहां पे हमको ये दिया हुआ है कि ये जो आपका पूरा बॉडी है ना, ये आपको आगे जा रहा है विथ सम वेलोसिटी v, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है,
और ये आपको अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम भी रहा है। तो हमने बोला एक काम करो जनाब, एक काम कीजिए ना, इसके मोशन को है ना दो मोशन में ब्रेक कर दो। ये जो v है दैट इज बेसिकली इट्स ट्रांसलेशनल मोशन, और जो ओमेगा है वो उसका रोटेशनल मोशन है, वो उसका रोटेशनल मोशन है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जनाब आप क्या कीजिए, एक तो हो गया इसका ट्रांसलेशनल मोशन, ये वाले को आप कह दीजिए ट्रांसलेशनल मोशन, कि भैया एक टायर था, एक डिस्क था जो कि सिर्फ आगे जा रहा है v वेलोसिटी से, यानी इसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, इसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी v होगी, ये सिर्फ और सिर्फ लीनियरली आगे जाए जा रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी v होगी। और आप एक ऐसा मोशन कंसिडर कीजिए जहां पे एक बॉडी है जो कि सिर्फ अपने एक्सिस के अबाउट प्योर घूम रहा है, ठीक बात है। सो बेसिकली ये जो मोशन है वो तो इस मोशन का और इस मोशन का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि इस मोशन को समझना है तो इन दोनों मोशन को सुपर इंपोज कर दो, एक दूसरे पे चिपका दो। अब मेरी बात को समझिएगा, हमने यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट्स लिए, ए लिया हमने, यहाँ पे हमने बी लिया, यहाँ पे हमने बॉटम मोस्ट पॉइंट सी लिया, यहाँ पे हमने डी लिया, ठीक है। वही 4 पॉइंट्स हमने यहाँ पे भी लिया है, ए ले लिया है हम लोगों ने, यहाँ पे हम लोगों ने बी पकड़ा है, हम लोगों ने सी पकड़ा है, हम लोगों ने डी पकड़ा है। तो अगर मेरा बॉडी सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है, तो जैसा कि मैंने बोला अगर ये बॉडी राइट साइड v से ट्रांसलेट कर रहा है तो इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी v होनी चाहिए, इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी v होनी चाहिए, इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी जनाब v होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात, यानी कि सर ये भी मेरे को v होगा, ये भी मुझे v होगा, ये भी v होगा, ये भी v होगा, इसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी v होगी। अब एक बार के लिए इसको भूल जाओ और इस पे फोकस करो। ये जो आपका डिस्क है, रिंग है, जो भी है, अगर ये सिर्फ ओमेगा से घूम रहा है, इसका रेडियस अगर r है, तो आप समझ सकते हैं कि इसके टॉप मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा r होगी। इसके इस वाले पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो भी सर ओमेगा r होगी, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। हाँ जी सर, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी भी ओमेगा r होगी, लेकिन लेफ्ट साइड, और इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी आपको ऊपर की तरफ होगी ओमेगा r, ठीक है सर। विच मीन्स रियलिटी में क्या इस पॉइंट का वेलोसिटी, एक्चुअली मोशन तो ये हो रहा था, तो क्या रियलिटी में इस टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी सिर्फ v होगी? नहीं। क्या सिर्फ ओमेगा r होगी? नहीं भैया, ये मोशन तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो वेलोसिटीज भी तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, जिसका मतलब कि सर जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसकी जो वेलोसिटी होने वाली है v प्लस ओमेगा r। सर आपने जोड़ क्यों दिया? क्योंकि भैया ये जो v है और ये जो ओमेगा r है दोनों सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर एडिशन करना है, लेकिन जब सेम डायरेक्शन में है तो चुपचाप से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एडिशन करेंगे। अच्छा सर, अगर हम यहाँ पे बॉटम मोस्ट पॉइंट C की बात करें तो सर C पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है ग्राउंड फ्रेम में? तो भैया ये वाली V थी, लेकिन ये वाली ओमेगा R पीछे। तो क्या सर हम इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को, क्या सर हम इस बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी को v माइनस ओमेगा नहीं लिख सकते? टेकिंग फॉरवर्ड एज पॉजिटिव, तो v और पीछे वाला को माइनस करना पड़ेगा। फिर सर इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करें, इस वाले पॉइंट अगर हम b की बात करें, तो सर यहाँ पे ना 2 कंपोनेंट्स हो गए वेलोसिटीज के, एक तो ये वाला v और एक ये वाला ओमेगा r। यानी कि जो सर रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में है, सर जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में है, और इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज योर v स्क्वायर प्लस योर ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इसके D पॉइंट की बात करें तो आपको D पॉइंट पे भी दिखना चाहिए, एक तो ट्रांसलेशनल की वजह से V और ये वाला ओमेगा R, यानी कि रिजल्टेंट कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये रहा इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन ऐसे, दिस इज अगेन योर V स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर। इस तरीके से आप, हमने तो बहुत ही स्टैंडर्ड 4 पॉइंट्स चुने हैं, आप किसी भी रैंडम पोजीशन का वेलोसिटी निकाल सकते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट? क्लियर है एकदम? तो ये हमने सिर्फ चर्चा किया है इसके वेलोसिटी के बारे में, अभी हम लोग इसके एक्सेलरेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक बारी थोड़ा सा इसके ऊपर एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, एकदम दिल में इसको सेट कर लीजिए। एग्जाम्पल का क्या मतलब है, हमने आपके सामने यहाँ पे एक बॉडी ले लिया, ठीक बात है सर।
इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए कि सर 5 मीटर्स पर सेकेंड है और इसका पास सर कुछ ओमेगा भी है। लेट अस से दैट दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 रेडियंस पर सेकेंड, और आपको रेडियस जो है दैट इज योर 2.5 मीटर्स। एक्चुअली रेडियस को छोड़िए, ठीक है। सो हमको यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट बोल रहा है विच इज समथिंग लाइक दिस। लेट अस से हमको इस पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि बताओ इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है। ऑफ कोर्स आपको सवाल में दिया है कि ये पॉइंट सेंटर से लेट अस से आपको 1 मीटर की दूरी पे है, ठीक बात है सर। इसका वेलोसिटी कितना होगा? अभी अभी क्या सीखा, ये जो 5 मीटर्स पर सेकेंड है वो ट्रांसलेशनल है, बॉडी के हर पॉइंट के पास 5 मीटर्स पर सेकेंड तो है, तो इस वाले पॉइंट के पास भी 5 मीटर्स पर सेकेंड वेलोसिटी तो होगी। उसके साथ साथ ओमेगा आर के भी बात करेंगे। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो इस ए पॉइंट के पास एक और वेलोसिटी होगी दैट इज ओमेगा आर। अब ये जो ए पॉइंट है वो तो इस वाले सर्कल पे घूम रहा होगा ना, यानी कि टैंजेंशियल वेलोसिटी तो ऐसे बनाओगे, यानी कि इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर बनाओगे ओमेगा आर को। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? तो ये जो ओमेगा आर है, और रादर इससे अगर हमने एक्स बोल दिया है, तो ये जो ओमेगा एक्स है वो इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर है। सो मुद्दे की बात ये है कि ये जो आपका ओमेगा एक्स निकल के आया 2 into 1 यानी कि सर 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो बेसिकली ए पॉइंट के पास 2 कंपोनेंट है वेलोसिटीज के, एक है 5 और एक है आपका कुछ इधर की तरफ 2 मीटर्स पर सेकेंड। अपने को इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट पता करना है, ठीक है। आपको और भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया रहेगा ताकि आप इस एंगल को पता कर सके, है ना। आपको हो सकता है कि ये वाला एंगल थीटा सवाल में मेंशन रहे, बिना इसके तो ऐसे काम अपना चलेगा नहीं। मान लेते कि आपको सवाल में ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 60 है, बोले तो ये वाला 60, यानी कि सर ये एंगल 30 डिग्रीज। तो सर ये एंगल 30 डिग्रीज है, तो सर इसका जो नेट वेलोसिटी होगा वो हम अब पता कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 20 cos ऑफ 30 डिग्री। सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आई एम जस्ट टीचिंग दी अप्रोच, दी कॉन्सेप्ट कि कोई भी रैंडम पॉइंट हो आप उसका भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है सर। बढ़िया है सर, ये सर समझ में आ गया कि काइनेमैटिक्स में मतलब जब इसका मोशन हो रहा है कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, तो वेलोसिटी किसी भी पॉइंट का कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार से चलिए इसके एक्सेलरेशन की भी बात कर लेते हैं, वो भी आपके लिए ज़रूरी है समझना, राइट। सपोज कीजिए हमारे पास ये आपको सर्कुलर बॉडी है जो कि आपको मूव भी कर रहा है, घूम भी रहा है, और अब एक काम करते हैं, इसके पास अभी फिलहाल के लिए सिर्फ वेलोसिटी और ओमेगा ही है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना है इसके पास, बढ़िया है सर। तो सर अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, राइट, अगर हम यहाँ पे सर बड़ा केयरफुली देखें, ठीक है सर, इसको हम लोग 2 मोशन में अभी भी ब्रेक कर सकते हैं, अभी भी हम लोग इसको 2 मोशन में ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन है ना, ध्यान से देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसको 2 मोशन में ब्रेक कर रहे हो, यानी कि एक हो गया है इसका ट्रांसलेशनल मोशन और एक हो गया है इसका खुद का ओमेगा, ये जो मोशन है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सर इसके हर पॉइंट के पास, अगर हम सिर्फ ट्रांसलेशन पे फोकस करें, तो इसके हर पॉइंट के पास वेलोसिटी v है, इसके हर पॉइंट के पास वेलोसिटी v है। लेकिन अगर हम इसके सिर्फ रोटेशन को देखें, यानी कि इसके हर पॉइंट के पास, इसका हर जो पॉइंट है ना वो सेंटर C के अबाउट सर्कल में घूम रहा है, तो सर हमको इतना तो समझ में आ गया ना कि इसके हर पॉइंट के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। अभी हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कांस्टेंट वेलोसिटी के कारण क्या इसके पॉइंट के पास कोई भी एक्सेलरेशन था, तो नहीं, यानी कि इसके किसी भी पॉइंट पे एक्सेलरेशन नहीं है इस v के कारण, लेकिन इस ओमेगा के कारण इसके हर पेरिफेरी पे जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो ओमेगा स्क्वायर आर है, और ये सारे के सारे ओमेगा स्क्वायर आर आपको सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे सुपर पोजिशन करेंगे तो इसका तो कुछ मिला ही नहीं, जो भी है इसका है, यानी कि अगर एक कांस्टेंट वेलोसिटी है और ओमेगा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ होगा, एंड दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर आर, दैट इज योर ओमेगा स्क्वायर
आर विच इज नथिंग बट योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है ना, दिस इज अ सिनेरियो जहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट था। जरूरी नहीं जनाब कि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट हो। लेट अस टेक अनदर सिनेरियो जहां पे अब मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रखूंगा। आई एम गोइंग टू गिव यू अ सिनेरियो कि एट एनी मोमेंट मान लीजिए कि इसके सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन भी है, इसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, और इस समय इसका पास ओमेगा है। ये अल्फा की वजह से इसका ओमेगा समय के साथ बढ़ रहा होगा। ठीक है, सो मेरे पास अब ये सारी चीजें हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक तो हो गया इसका प्योर ट्रांसलेशनल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये बॉडी ए से आगे जा रही है, और एक हो गया है इसके पास एंगुलर वाला टर्म, यानी कि ये प्योर रोटेट तो कर रहा है लेकिन इसके पास अल्फा है, और किसी मोमेंट पे इसका पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखोगे तो इसके हर पॉइंट के पास ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एक एक्सेलरेशन तो है, ट्रांसलेशनल की वजह से एक एक्सेलरेशन तो है। उसके साथ साथ इसके हर पॉइंट के पास सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल है। लेकिन सर ये अल्फा भी तो है। अल्फा क्या करेगा? अल्फा इस पॉइंट के पास एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। अल्फा है ना, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, अल्फा इस पॉइंट पे एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। अल्फा इस पॉइंट पे एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। अल्फा इस पॉइंट पे एक टैंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो जो एक्चुअल बॉडी है उस पे जब आप दिखाओगे ना एक्सेलरेशन, आपको ये तीनों कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे। अगर आप टॉप मोस्ट की बात करते हो तो ए राइट साइड है, अल्फा आर राइट साइड है, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा ए प्लस अल्फा आर, और एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है ओमेगा स्क्वायर आर। अगर हम यहां पे इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो ए राइट साइड है, ओमेगा स्क्वायर आर लेफ्ट साइड है, यानी कि सर इस पॉइंट के पास जो एक्सेलरेशन है वो सर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर आर है, और एक नीचे की तरफ है सर यानी कि अल्फा इंटू आर। अगर हम बॉटम मोस्ट की बात करेंगे तो ए राइट साइड है, अल्फा आर लेफ्ट साइड है, यानी कि सर हमको लिखना पड़ेगा ए माइनस अल्फा आर और एक एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ। अगर हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो ए भी राइट साइड है, ओमेगा स्क्वायर आर भी राइट साइड है, तो आप यहां पे लिखोगे ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर, और एक टैंजेंशियल आपको लिखना पड़ेगा अल्फा इंटू आर। सो दीज आर द एक्सेलरेशंस फॉर एनी गिवन पॉइंट। ठीक है, हाउ टू राइट एक्सेलरेशन? जब आपके पास बॉडी के पास एक एक्सेलरेशन भी है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी है, और कुछ ना कुछ उसका ओमेगा भी रहा होगा। ठीक है, हैव कंप्लीट क्लैरिटी अबाउट ऑल ऑफ दिस। ठीक, ओके, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। अब जब एक बच्चा ये सब चीजों को समझ लेता है ना कि अच्छा किसी पॉइंट का हम वेलोसिटी कैसे लिख सकते हैं एंड ऑल, तो उसके बाद बच्चे को समझना चाहिए कि ये रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपने इसको बहुत बार सुना भी होगा, रोलिंग। क्या है रोलिंग का कॉन्सेप्ट? रोलिंग का सिंपल मतलब यही है, नो स्लिपिंग। रोलिंग, अगर हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं, देखिए हेडिंग है यहाँ पे रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, यानी कि सर हेडिंग मेरा ये भी बन सकता था रोलिंग विद स्लिपिंग। तो हमें जो अभी पढ़ना है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का मतलब होता है कि आपकी बॉडी प्योर रोल कर रही है, एंड प्योर रोल का मतलब होता है नो स्लिपिंग एट एनी कॉन्टैक्ट पॉइंट, नो स्लिपिंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आप जो गाड़ी का टायर देखते हैं, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपकी टायर है ना नॉर्मल तरीके से चलती है, तो वो बेसिकली प्योर रोल कर रही होती है। आपके हाथ में कोई बॉल है, आप उसको ग्राउंड पे ऐसे फेंक दीजिए आगे की तरफ, तो वो बॉल प्योर रोल करते हुए आगे जाती है। कब स्लिप हो रहा होता है आपको महसूस हो जाएगा। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका गाड़ी का टायर किसी कीचड़ में फंस जाता है, तो आप देखिएगा टायर एक ही जगह पे गोल गोल घूमती रहती है, यानी कि वहां पे स्लिपिंग हो रहा था। या फिर आप गाड़ी चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो और आपने बहुत जोर से ब्रेक लगा दिया, तो आपकी टायर कभी कभी स्किड मारती है, घसीटा जाती है जमीन पे, तो वहां पे स्लिपिंग हुआ इसका मतलब। तो प्योर रोलिंग का मतलब है कि भैया स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में जब भी कोई बॉडी
रोल कर रही होती है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल कर रही होती है, अमूमन आपके लिए 99.9% केसेस में एक फिक्स्ड ग्राउंड पे कर रही होती है। एक ऐसा चीज, एक ऐसी प्लेटफॉर्म जो कि फिक्स्ड थी और इसके ऊपर आपके पास कोई रोलिंग ऑब्जेक्ट है, या आपको सिलेंडर, डिस्क, रिंग, स्फीयर, हॉलो स्फीयर कुछ भी हो सकता है। तो आपके पास इस प्रकार का कोई सिचुएशन था और ये जो बॉडी है, मैंने आपको बोला कि प्योर रोल कर रही है। तो सर अभी आपने सिखाया कि प्योर रोल का कंडीशन क्या होता है। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे समझेंगे, इसको हम लोग सर मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, प्लीज बताइए। तो जनाब आपका जो बॉडी है उसके पास कुछ वेलोसिटी भी है और उसके पास कुछ ओमेगा भी है। अभी मैंने आपको सिखाया कि इसके किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, राइट। तो प्योर रोल का क्या मतलब है? प्योर रोल का सिंपल सा मतलब है, देखिए काम करिए, इसको है ना ग्राउंड नहीं लेके एक बार के लिए मूविंग प्लेटफॉर्म लीजिए, बेटर समझ में आएगा। तो मैंने बोला कि भैया एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक बॉडी है। मैंने बोला कि भैया ये जो प्लेटफॉर्म है ना वो आपको v1 वेलोसिटी से आगे जा रही है और इसके ऊपर एक बॉल है जिसको आपने ऐसे घुमा के आगे की तरफ इस पे फेंक दिया। आपने बोला कि भैया है ना ये जो आपकी बॉल है वो इसके ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे स्लिप नहीं कर रही है। स्लिप नहीं करने का क्या मतलब है? स्लिप नहीं कर रही, नो स्लिपिंग एट कॉन्टैक्ट पॉइंट का मतलब क्या है? कॉन्टैक्ट पॉइंट्स must have same velocity। अगर दो कॉन्टैक्ट पॉइंट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है यानी कि दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं है, ठीक है। तो सर अगर कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए तो एक काम करते हैं, दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट का वेलोसिटीज को लिख लेते हैं और फिर इक्वेट कर देंगे। तो आपका जो ये प्लेटफॉर्म है उस ये दोनों के बीच में ना यहाँ और यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो प्लेटफॉर्म है उसका कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी तो सर v1 ही होगा जो वेलोसिटी था, लेकिन जो पॉइंट इस डिस्क या फिर इस रोलिंग ऑब्जेक्ट की बॉटम मोस्ट का जो वेलोसिटी है वो अभी सर आपने लिखना सिखाया, उसकी जो सर वेलोसिटी होगी वो होगी सर मेरे को v माइनस ओमेगा आर। लिखना सिखाया था ना कि अगर ये v से आगे जा रही है, ये ओमेगा आपको इस प्रकार से है, तो इसके बॉटम मोस्ट के पास दो वेलोसिटी है, एक v ऐसे और एक रोटेशन की वजह से ओमेगा आर पीछे, यानी कि नेट v माइनस ओमेगा आर। और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर भैया आपको प्योर रोल कर रही है, अगर बॉडी प्योर रोल कर रही है, इफ प्योर रोलिंग, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जो v माइनस ओमेगा आर है और जो आपका v1 है वो दोनों सेम होना चाहिए, वो दोनों सेम होना चाहिए। सिंपल है, यही है आपका प्योर रोलिंग का कंडीशन। अब आपके लिए क्या होता है, ये जो नीचे वाली प्लेटफॉर्म है वो ज्यादातर केसेस में ग्राउंड होती है। आपका जो बॉल होता है वो एक फिक्स सरफेस पे रोल कर रहा होता है। सो इफ या फिर केस, यहां पे आप केस ले सकते हैं, केस इफ v1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि भैया ग्राउंड तो नहीं चल रहा ना, ग्राउंड तो आपका रेस्ट पे है। तो अगर ग्राउंड आपका रेस्ट पे है, अगर आपका v1 0 है तो प्योर रोलिंग का कंडीशन हो जाएगा v माइनस ओमेगा आर इज इक्वल टू 0, यानी कि सर v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जहां पे v आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और ओमेगा उस एक्सिस के अबाउट उसका रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है। क्लियर है? तो यही चीज आपने बहुत बार सुना होगा, सीखा होगा कि भैया एक बॉडी है जो कि एक फिक्स सरफेस पे अगर प्योर रोल कर रही है, ये अगर v नॉट है और अगर ये ओमेगा नॉट है, तो प्योर रोलिंग का कंडीशन है v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये आपके लिए बहुत कम सिचुएशन होगा, आपके लिए ज्यादातर जो केसेस होते हैं वहां पे सिंपली v इज इक्वल टू ओमेगा आर होते हैं। बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि अगर आपका जो बॉडी रोल कर रहा है वो किसी मूविंग प्लेटफॉर्म पे है तो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के वेलोसिटीज को इक्वेट करना है। और यहीं से आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर भैया मेरा v इज इक्वल टू ओमेगा आर कंडीशन है, राइट, या फिर अगर मेरा ये वाला भी कंडीशन है, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो तो आपका एक्सेलरेशन का भी रिलेशन निकल के आ जाएगा, राइट। अगर मेरे पास v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, v इज इक्वल टू अगर ओमेगा आर है, इसको डिफरेंशिएट अगर करोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा आर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई बॉडी है
है ना। और मैंने आपको बोला कि वो एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म पे है, वो एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म पे रोल कर रहा है, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ए है और इसका अल्फा अल्फा है। तो भैया प्योर रोलिंग का यहाँ पे ये वाला कंडीशन भी तो फिर वैलिड होगा, क्योंकि अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर है तो उसका डिफरेंशिएशन भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि भैया a इज इक्वल टू अल्फा आर को भी प्योर रोलिंग के कंडीशन में डाल दिया जाता है। कंडीशन जो था वो वेलोसिटी से जनरेट होता है, एक्सेलरेशन से नहीं। वो तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक और रिलेशन निकल के आ गया। ठीक है, राइट, बढ़िया है सर, बहुत 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 बढ़िया है सर। अच्छा, अब देखिए, अगर हम लोग इसी के ऊपर इसी को अगर हम अब एक बॉडी ले ले इस प्रकार से, और हम आपको बोले कि चलो ठीक है, अभी आपका है ना प्योर रोलिंग हो रहा है। हमने आपको बोला कि चलो भाई साहब ठीक है, प्योर रोलिंग हो रहा है, और एक काम कीजिए, फिक्स सरफेस ही लीजिए, है ना, फिक्स सरफेस है आपका, और ये बॉडी मस्त प्योर रोल कर रहा है। तो इसके पॉइंट्स की वेलोसिटीज क्या क्या है एक बारी देख लेते हैं। तो अगर जो ये प्योर रोल कर रहा है, सो ये v है, ये मेरा ओमेगा है, प्योर रोल कर रहा है, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा आर है। तो सर टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? हमने सीखा था ना, ट्रांसलेशनल का v और रोटेशनल के वजह से ओमेगा आर, और सर ओमेगा आर तो v के बराबर ही है, तो ये हो जाएगा 2v। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो v ट्रांसलेशनल की वजह से, ओमेगा आर इस प्रकार से आ जाएगा, और सर ओमेगा आर की जगह हम v लिख सकते थे, तो ऐसा लिखा, यानी कि सर जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा मेरा √2v। अगर हम बॉटम मोस्ट की बात करें तो भैया बॉटम मोस्ट तो जीरो होना चाहिए, क्यों सर, v माइनस ओमेगा आर, तो सर ये तो जीरो ही आ जाएगा। और अगर हम सर इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये सर मेरा v ओमेगा आर ऊपर की तरफ आएगा, विच इज v ओनली, तो इसका रिजल्टेंट आपको √2v कुछ इस प्रकार से होगा, राइट। तो यहां से हमने देखा क्या, हमने देखा ये कि ऐसे सिचुएशन में अगर आपका ग्राउंड फिक्स्ड है, राइट, अगर आपका ग्राउंड फिक्स्ड है तो आपका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है बॉडी का, इट इज ऑलवेज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट जब वो कांटेक्ट में आता है। देखिए, जब वो प्लेटफॉर्म के, जब वो नीचे वाले सरफेस के कांटेक्ट में आया तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जीरो होती है। क्या वो सर हमेशा जीरो है? नहीं, इसके बाद तो वो ऊपर उठ जाएगी ना, आगे उसके पास कुछ वेलोसिटी। जो पॉइंट कांटेक्ट पे है उसकी वेलोसिटी जीरो है, उसकी वेलोसिटी वो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे होता है उस मोमेंट के लिए। ठीक है सर, एकदम बढ़िया है सर। ध्यान देने वाली बात यह है कि भैया इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, 2v है। ठीक है, अच्छा, चलिए इसके ऊपर एक दो प्रश्न देखते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और बढ़े। तो ये बड़ा ही बेसिक है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी समझा कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट की वेलोसिटीज और ड्यू टू डिफरेंशिएशन कॉन्टैक्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन दोनों सेम होना चाहिए। तो इस सवाल में आपको एक सिचुएशन दिया है कि आपके पास एक स्फीयर है रेडियस 3 मीटर का और वो एक प्लैंक पे रोल कर रहा है। जब सवाल में सिर्फ रोल्स भी बोला ना, यानी कि प्योर रोल कर रहा है। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्फीयर एंड द प्लैंक आर इंडिकेटेड, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज हाउ मच, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज हाउ मच। अच्छा सर, तो ये रहा मेरे पास इस प्रकार से सिचुएशन, और इसके सेंटर ऑफ मास के पास एक्सेलरेशन हमको दे रखा है, दिस इज योर a2 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके पास एक अल्फा है इस प्रकार से अल्फा, और इसके प्लैंक का एक्सेलरेशन आपको राइट साइड है, दैट इज योर a1 विच इज योर 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर हमने क्या सीखा? कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट का मतलब है एक पॉइंट लो इस स्फीयर पे और एक पॉइंट लो प्लैंक पे। तो अगर प्लैंक की एक्सेलरेशन इतनी है तो इस पॉइंट की एक्सेलरेशन भी आपको राइट साइड a1 ही है। लेकिन अगर हम इस स्फीयर के बॉटम मोस्ट की बात करें तो इसके पास दो एक्सेलरेशन होगा, एक तो ट्रांसलेशनल की वजह से, एक ट्रांसलेशनल की वजह से होगा, दैट इज योर a2 इटसेल्फ इधर की तरफ। और अगर तुम इसके अल्फा को देखो तो इसके अल्फा की वजह से ना टैंजेंशियल आ जाएगा अल्फा आर, जो कि आपको राइट साइड की तरफ होएगा। दिस इज योर अल्फा इंटू आर एंड दिस इज योर a2।
हम चाहते हैं कि कांटेक्ट पॉइंट के एक्सेलरेशन से सेम हो। तो अगर नीचे वाले का a1 है राइट साइड, तो ऊपर वाले का भी a1 के बराबर होना चाहिए, वो भी राइट साइड, विच मीन्स अल्फा आर माइनस a2 होना चाहिए। a2 माइनस अल्फा आर नहीं, अल्फा आर माइनस a2। अब क्या बात, a1 की वैल्यू 6 है, अल्फा हमको चाहिए, r की वैल्यू 3 है, a2 की वैल्यू, अरे गड़बड़ कर दिया ना, a1 की वैल्यू 3 है और ये वाली 6 है। सो दिस इज योर 9 इज इक्वल टू अल्फा इंटू 3, सो अल्फा इक्वल्स टू 3। क्लियर एकदम, ठीक है, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, अपोजिट टू द डायरेक्शन शोन इन द फिगर। ऐसा कुछ है ही नहीं, हमने तो फोटो का ही डायरेक्शन लेके सॉल्व किया और मस्त अपने पास रिजल्ट निकल के आ भी रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा एक और आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि आपको थोड़ा सा और एक्सपोजर देगा इस वैरायटी के बारे में। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास अब देखिएगा 2 प्लैंक्स हैं, एक प्लैंक ऊपर है, एक प्लैंक नीचे है। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग सर। सर ये तो आपने बड़ा ही रोमांच पैदा कर दिया। अब देखिए सर, मेरे पास यहाँ पे एक डिस्क है, मेरे पास यहाँ पे इस प्रकार से एक डिस्क है, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रश्न में हमको कह रहा है, अरे सवाल ही चेंज हो गया, हाँ, इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि भैया जो ऊपर वाला प्लेटफॉर्म है उसकी वेलोसिटी v लेफ्ट साइड है, नीचे वाले की वेलोसिटी 3v राइट साइड है, और जो आपका ये डिस्क है उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v0 है। और ये अच्छा सेंस देखिएगा ओमेगा नॉट की, इस बार ओमेगा नॉट हमें ऐसे दिया हुआ है, दिस इज योर v, दिस इज योर 3v, ये प्लैंक b है, ये प्लैंक a है। हमसे सवाल में कह रहा है किसी भी कांटेक्ट पॉइंट पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, यानी कि हर जगह कांटेक्ट पॉइंट्स के वेलोसिटीज सेम होने चाहिए। तो हमसे इस सवाल में v0 और ओमेगा नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है सर। तो जनाब एक काम कीजिए, इन ऊपर और नीचे के प्लैंक को भूलो एक बार के लिए ये तो बताओ कि भैया इस पॉइंट की और इस पॉइंट की, दीज आर द पॉइंट्स लाइंग ऑन द डिस्क, इन पॉइंट्स की वेलोसिटीज क्या क्या है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस पॉइंट की ओमेगा नॉट के कारण वेलोसिटी लेफ्ट साइड आएगी, राइट, रोटेशनल के कारण आएगी आपको ओमेगा नॉट इनटू आर, और वी नॉट के कारण इस पॉइंट की वेलोसिटी वी नॉट है। इस वाले बॉटम मोस्ट की देखोगे तो वी नॉट भी राइट साइड और ओमेगा नॉट भी राइट साइड ही आएगा, दैट इज योर वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट इनटू आर। तो सर हमको बात समझ में आ गया ना, कांटेक्ट पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट आर शुड बी इक्वल टू 3v, इक्वल्स टू 3v। और अगर हम यहां की बात करें तो प्लैंक की वेलोसिटी v है लेफ्ट साइड, v है लेफ्ट साइड, तो इस डिस्क का भी लेफ्ट में ही होना चाहिए। सो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट आर माइनस वी नॉट, ठीक। अब दोनों को ऐड करो और खेला खत्म, वी नॉट से वी नॉट मरेगा, this is equal to 2 omega naught r is equal to 4v, so here you have omega naught is equal to 2v divided by r। ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। और इसके अलावा हमें सर इस सवाल में वी नॉट भी चाहिए, तो इस ओमेगा नॉट आर की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में डाल दो। सो इफ आई लुक हियर केयरफुली, दिस इज योर वी नॉट प्लस ओमेगा नॉट इंटू आर, कितना हो जाएगा 2v, दिस इज योर 2v इज इक्वल टू 3v। तो सर जो v नॉट की वैल्यू है वो v के ही बराबर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है। तो ए और सी जो है इसका सही जवाब है, ठीक है सर, बढ़िया है। और देखिए यहां पे आपके सामने एक और एग्जाम्पल है ना। हर एग्जाम्पल का अपना एक मकसद है, आपको एक कॉन्सेप्ट जो ऑलरेडी मैंने बता दिया लेक्चर के शुरुआत में, उसको फिर से रिवाइज करवाना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना अलग बात है लेकिन उसको अप्लाई करना अलग बात है, और फिर उसको एग्जाम के वक्त रिकॉल करना वो अलग ही खेल है। तो यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एक बॉडी है जो कि देखिए फिक्स्ड ग्राउंड पे रोल कर रहा है, मस्त बढ़िया है सर। और मान लीजिए इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v है, ये ओमेगा है नॉल,
हमसे सवाल में पूछा कि ये जो आपका रोलिंग बॉडी है, जब ये L/2, देखिए इसका सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो जब ये डिस्क या फिर रोलिंग बॉडी L/2 आगे मूव किया, तो ये जो प्लैंक है उसका एंड ए कितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल किया। बात समझ में आ रही है? हो क्या रहा है कि ये जो प्लैंक है ना, आप इस प्लैंक को इसके टिप पे यहाँ पे पकड़ के रखे हुए थे, कोई है पीछे से इसको पकड़ के, इस प्लैंक को पकड़ के रखा हुआ है, और आप क्या कर रहे हो, आप इस प्लैंक को सिर्फ आगे की तरफ पुश कर रहे हो, सो दैट ये प्लैंक इस बॉडी को रोल कराता हुआ आगे लेके जा रहा है। देयर इज नो स्लिपिंग एनीवेयर, ना तो यहां पे कोई स्लिपिंग हो रही है, ना तो यहां के किसी कांटेक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग हो रही है। फिर हमसे सवाल में पूछता है कि अगर ये रोलिंग बॉडी L/2 आगे जाता है तो ये प्लैंक बेसिकली कितना आगे जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी मैंने आपको बोला कि भैया यहां पे कोई स्लिपिंग नहीं, तो अगर मैंने इसको V बोला है, अगर मैंने इसे V बोला है, इसे ओमेगा बोला है, तो भैया क्योंकि बॉटम मोस्ट पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो एक बात तो तय है कि सर V इज इक्वल टू ओमेगा आर होगा। क्लैरिटी रखो दिमाग में, बॉटम मोस्ट पे कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, और अगर सर V इज इक्वल टू ओमेगा आर है, तो हमने शुरुआत में इस बात को आइडेंटिफाई किया था कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी V है, तो इस रोलिंग बॉडी के टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी 2V हो जाएगी। V प्लस ओमेगा आर होता ना, ओमेगा आर तो V के बराबर है, तो टॉप मोस्ट की वेलोसिटी 2V हो जाएगी। हाँ जी सर, बढ़िया है सर। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से यहां पहुंचा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी V था और वो L/2 डिस्टेंस ट्रैवल किया, यानी इस डिस्क को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगा? दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज इक्वल टू L/2V। हाँ जी सर, तो सर इतने टाइम में ये प्लैंक कितना आगे चला? तो सर उसके लिए प्लैंक की भी तो वेलोसिटी लगेगी। तो जनाब, अगर स्लिपिंग नहीं हो रहा है प्लैंक के भी बीच में, अगर प्लैंक की भी स्लिपिंग इसके कांटेक्ट पे नहीं हो रही है, तो जो वेलोसिटी इस पॉइंट की है वही वेलोसिटी तो प्लैंक की भी रही होगी। खेला ही खत्म। यानी कि सर डिस्टेंस मूव्ड बाय प्लैंक या फिर प्लैंक के किसी भी पॉइंट की इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द प्लैंक मल्टीप्लाइड बाय द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। यानी कि सर जो इसका आंसर है वो हमको L के ही बराबर है। क्लैरिटी आनी चाहिए क्लैरिटी। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर आपके बहुत सारे सवाल है जो हमारे शीट 1 के एक्सरसाइजेस है, तो आप वहां से इसको जरूर से और समझिए बेहतर करके प्रैक्टिस देखिएगा। तो सर हमने कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के बारे में समझा। अगर आपके पास जो बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट करे, यानी कि उसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VC है, अगर वो सिर्फ ट्रांसलेट करता है, चुपचाप आगे जाता है, तो ऐसे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आपको होती है 12 mvc²। अगर मेरे पास एक बॉडी है जो सिर्फ उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेशन कर रहा है इस प्रकार से ओमेगा से, तो हम यहां पे बोलेंगे कि सर अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी योर 12 I ω², जो भी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। सर ऐसे काइनेटिक एनर्जी को हम कहते हैं ट्रांसलेशनल और ऐसे को हम कहते हैं रोटेशनल। लेकिन जनाब वास्तविकता में तो इस टॉपिक में हमारा बॉडी तो चल भी रहा है और घूम भी रहा है, यानी उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VC भी है और उसके पास एक ओमेगा भी है। तो ऐसे बॉडी का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगा वो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल से दिया जाता है, यानी कि सर 12 mvc² 12 mvc² प्लस योर 12 I ω²। सो दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ कंबाइंड ट्रांसलेटिंग प्लस रोटेटिंग बॉडी, जहां पे एक्सेस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है। क्लियर है सर?
ध्यान रखिए, यही अपने को है ना बहुत उपयोगी होने वाला है आगे जाके। तो सर ठीक है, ये तो आपने बता दिया, लेकिन इसका एक स्पेशल फॉर्मेट, वो भी स्पेशल केस के लिए आपको सीखना पड़ेगा, जो कि हमारे स्टाइल के प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, हर फैकल्टी उस तरीके से इसे नहीं लिखता है, बहुत से लोग रेडियस ऑफ गायरेशन का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग कुछ अलग यहाँ पे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है सर, आपने समझाया कि किसी रोटेटिंग प्लस ट्रांसलेटिंग बॉडी का कैसे लिखते हैं टोटल एनर्जी। ज़्यादातर केसेस में सर हमारा बॉडी शायद प्योर रोल कर रहा हो, तो सर प्योर रोलिंग वाले बॉडीज का ना एनर्जी आप अलग से लिखना सिखा दो, राइट। सो व्हाट वी आर डूइंग, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्योर रोलिंग बॉडीज, है ना, प्योर रोलिंग बॉडीज ऑन fixed platforms. Why I am saying fixed platforms? क्योंकि फिक्स प्लेटफॉर्म्स के केस में ही आपका v इज इक्वल टू ओमेगा आर वैलिड है, तो वहां पे एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकलेगा जो कि हमें फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करना है। तो सर आपने क्या बोला, आपने बोला कि मेरे पास एक रोलिंग बॉडी है जो कि एक रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉली स्फीयर कुछ भी हो सकता है, उसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v है और वो ओमेगा से घूम रहा है। इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या क्या हो सकता है, mr स्क्वायर बाई 2, 2/3 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर। हमने बोला kmr स्क्वायर, जहां पे आप समझ सकते हैं k बेसिकली सिर्फ एक कोफिशिएंट है। अगर k की वैल्यू 1 है यानी कि वो एक रिंग है, अगर 1/2 है तो वो एक डिस्क हो सकता है या फिर एक सॉलिड सिलेंडर हो सकता है। वो अगर k की वैल्यू 2/3 है तो हॉलो स्फीयर, 2/5 है तो सॉलिड स्फीयर। बात चमका कि सर यहाँ पे k किसको कह रहे हैं, चुपचाप से वो एक कोएफिशिएंट है, नथिंग एल्स। तो मैंने बोला कि भैया बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया kmr स्क्वायर मान लो। तो सर ऐसे बॉडी जो कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है जो प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर रहा है, यानी कि अगर प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सर v इज इक्वल टू ओमेगा आर मेरा वैलिड है। तो सर ऐसे सिचुएशन में जो टोटल एनर्जी होगी दैट इज योर ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, ट्रांसलेशनल मेरे को हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल हो जाएगी हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये तो है, लेकिन इसे देखिए हम कैसे और थोड़ा सा शॉर्टन कर सकते थे। आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है kmr स्क्वायर, दिस इज योर kmr स्क्वायर, और जो ओमेगा है वो तो सर मेरा v/r है, तो डालो this is your v square by r square. Now if you look carefully, r square आपका मर गया, तो यहां से आपको दिखना चाहिए, है ना, इस स्मॉल m को कैपिटल M करो, है ना, तो यहां से आपको दिखना चाहिए दिस इज नथिंग बट योर हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस k। सो ये आपको बहुत उपयोगी होता है, बहुत जल्दी आप टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख पाते हैं। बस यहाँ पे k को रिप्लेस किया 2/3, 2/5 व्हाटएवर, एंड यू इंस्टेंटली गेट दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्योर रोलिंग बॉडी ऑन अ फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, फिक्स्ड सरफेस। ठीक है, कई बार तो आपने इसके ऊपर डायरेक्ट सवाल भी देखे होंगे। आपको सॉलिड स्फीयर दे दिया गया है, इसका को सेंटर ऑफ मास का लेटर से वेलोसिटी दे दिया 5 मीटर्स पर सेकेंड, ओमेगा आपको नहीं दिया है, ज़रूरत भी नहीं थी, और आपको जो ये बॉडी है वो लेटर से प्योर रोल कर रहा है। इस बॉडी का आपको मास दे दिया, इस बॉडी का लेटर से मास हमको दे दिया है 1 kg, तो भैया टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर मास इंटू वेलोसिटी की स्क्वायर 1 प्लस सॉलिड स्फीयर के लिए k की वैल्यू 2/5, देखिए आ गया, खत्म। तो कितनी जल्दी आपने इसको लिख दिया, ठीक है, राइट। और अगर हम सिर्फ इसके रोटेशनल की बात करें तो रोटेशनल इज ओनली हाफ i ओमेगा स्क्वायर, जहां पे i आपका था kmr स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर का मतलब है v स्क्वायर बाई r स्क्वायर। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ रोटेशनल की बात अगर आपसे कोई करता है तो हाफ k टाइम्स mv स्क्वायर। सो बेसिकली ट्रांसलेशनल हाफ mv स्क्वायर और रोटेशनल हाफ mv स्क्वायर के साथ है कि k भी मल्टीप्लाई कर दिया करना, ठीक है, सही है। अच्छा, तो ये सर हमने समझा कि किस प्रकार से हम काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहां पे जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आना चाहिए, ताकि हम इस एनर्जी का कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपने सर एनर्जी पढ़ाया है, आपने एनर्जी कंजर्वेशन को अप्लाई करना है तभी पढ़ाया होगा।
लेकिन सर रोलिंग बॉडीज में हम एनर्जी कंजर्वेशन कब अप्लाई करेंगे, कब नहीं अप्लाई करेंगे, वो भी समझा दीजिए। और वो समझने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि क्या सर फ्रिक्शन लगता है, जब कोई बॉडी रोल करती है तो क्या फ्रिक्शन लगता है, और अगर लगता है तो क्या उस फ्रिक्शन का वर्क डन होता है कि नहीं होता है। उसी के बेसिस पे तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन को समझ सकेंगे। ठीक बात है, बात को समझिएगा, है ना, बात को समझिएगा कि भैया आपके पास ग्राउंड है, फिक्स्ड रखिए इसको, है ना, ज्यादातर केसेस में आपके लिए फिक्स्ड ही है। आपके पास ग्राउंड है और ये रही आपकी बॉडी, ठीक बात है, और मस्त हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है। अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने बोला कि भैया इसके सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी v थी, इसके पास ओमेगा है, एंड अभी v और ओमेगा इस तरीके से था कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर है ना। व्हाट डू मीन बाई v इज इक्वल टू ओमेगा आर? भैया अगर v आगे है, ओमेगा ऐसे आपको क्लॉकवाइज था, तो जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसके पास वेलोसिटी क्या क्या है, v, और ओमेगा आर पीछे होता, यानी कि सर v माइनस ओमेगा आर, v माइनस ओमेगा आर। तो सर अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, यानी कि सर v माइनस ओमेगा आर तो जीरो हो गया, यानी कि सर बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी जो हो गई है, अगर इसको हमने पॉइंट ए बोला है तो पॉइंट ए की वेलोसिटी तो जीरो है, राइट? यही तो कंडीशन है नो स्लिपिंग का। अगर मेरे पास ऐसा एक फोटो बना पड़ा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, भैया ग्राउंड पे फ्रिक्शन है तो होने दो, सरफेस रफ है तो होने दो, लेकिन मुझे तुम बताओ क्या इस सिचुएशन में कांटेक्ट पॉइंट पे कोई फ्रिक्शन लगेगा क्या? क्यों लगेगा? फ्रिक्शन जीरो रहेगा भैया जब दोनों के सरफेस के बीच में कोई स्लिपिंग भी नहीं है और ना ही टेंडेंसी टू स्लिपिंग है। एक होता है स्लिपिंग, समझिएगा, एक आपका बॉडी ग्राउंड पे रेस्ट पे है, अभी इस पे फ्रिक्शन जीरो लग रहा है, आपने आगे लगाया 1 न्यूटन, तो फ्रिक्शन पीछे 1 न्यूटन लग के बॉडी को अभी भी रोक के रखा हुआ है। तो जस्ट बिकॉज कॉन्टैक्ट पॉइंट पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है डजेंट मीन कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा। देखिए फ्रिक्शन लग रहा है यहां पे, लेकिन फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है बट स्टिल कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। तभी तो हम इस फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा करते थे। इस फोटो में तो भैया जो आपका कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे आपको कोई भी फ्रिक्शन लगने की जरूरत भी नहीं है, राइट? इसका जो कांटेक्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट है, उसके पास आगे मूव करने का कोई टेंडेंसी भी नहीं है, देयर इज नो स्लिपिंग एट ऑल। तो हमने जो आपको फोटो बना के दिया है, ये वाला सिचुएशन में आपको कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा, कांटेक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन इज जीरो। अच्छा सर, अगर अभी जैसा आपने समझाया, एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा हटा दीजिए यहां से। अगर सर v ओमेगा आर से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? मेरी बात को समझिएगा, v आगे की तरफ है, ओमेगा आर पीछे है। अगर सर v ओमेगा आर से ज्यादा हो जाए यानी कि v माइनस ओमेगा आर राइट साइड आ जाएगा। अगर v ज्यादा है यानी कि नेट वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट की फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट आगे भागना चाहता है। तो अब क्या करेगा ग्राउंड भैया? इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा देगा, फ्रिक्शन पीछे क्यों लगा? क्योंकि ये पॉइंट आपको आगे भागना चाहता था, तो अब इस पे फ्रिक्शन लगा, बेसिकली स्लिपिंग अब हो रही है। सो ये वाली जो फ्रिक्शन होगी वो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाएगी, क्योंकि यहां पे आपको बखूबी स्लिपिंग हो रहा है, राइट? सो इस वाले केस में अगर हमने इसको नंबर 1 नाम दिया है, तो इस वाले केस में हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज काइनेटिक एक्टिंग बैकवर्ड्स। वी कैन टेक अनदर सिनारियो जहां पे आपको v ओमेगा आर से कम हो। आप देखिए, अगर आपका v ओमेगा आर से कम होता है, यानी कि सर v तो आगे की तरफ था, ओमेगा आर जो है सर वो तो पीछे की तरफ है। अगर आपका v ओमेगा आर से छोटा है, विच मीन्स ओमेगा आर बड़ा मतलब नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ है। तो सर अगर नेट वेलोसिटी पीछे की तरफ है तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है वो पीछे की तरफ भागना चाहता है, तो ग्राउंड इसके सरफेस पे, इसके कांटेक्ट पे फ्रिक्शन आगे लगाना शुरू कर देगा। ऑफ कोर्स
पॉइंट स्लिप कर रहा था तो फ्रिक्शन काइनेटिक कहलाएगी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है ये, काइनेटिक फ्रिक्शन आपको इसमें कहलाएगी। सो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स फॉरवर्ड, राइट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी अपने को समझना जरूरी है कि फ्रिक्शन अगर लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन तो किस दिशा में लग रहा होगा। एंड ऑफ कोर्स जब भैया यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी होगा एंड वैसे केसेस में आप एनर्जी कंजर्व तो कर ही नहीं पाएंगे सिस्टम में, ठीक है। अच्छा सर, बढ़िया है सर। अब देखिए जरूरी नहीं है ना, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सिचुएशन वुड बी कि सर आपका बॉडी रोल भी कर रहा है और उस पर कोई बाहरी ताकत भी लग रही, कोई बाहरी फोर्स भी लग रहा है। मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि आपने इसके टैंजेंट पे एक फोर्स भी लगा रहे हैं, आप समझिएगा। मान लीजिए कि आप इसके टॉप सरफेस पे टैंजेंशियली एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लगा रहे हो, ठीक है। तो अब ऐसा सिचुएशन पैदा हो सकता है कि कांटेक्ट पॉइंट पे फ्रिक्शन हो, राइट। बट सरफेस इज रफ इनफ टू एंश्योर प्योर रोलिंग। हमसे कह रहा है कि भैया यहाँ पे जो कांटेक्ट में जो म्यू है ना वो सफिशिएंट है कि प्योर रोलिंग तो होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखिए ऑफ कोर्स ये कैपिटल एफ अगर आपको लग रहा है तो ये बॉडी जो है इसके कांटेक्ट पे ना कोई फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, आगे होगी कि पीछे होगी, वो तो हम आगे जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू और उसको बेहतर समझ पाएंगे। मान लीजिए कि फ्रिक्शन सर आगे की तरफ लग रहा है, मान लीजिए इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे लग रहा है, लेकिन क्योंकि हमसे कह रहा है कि भैया प्योर रोलिंग अभी भी इंश्योर्ड है, यानी कि जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके बीच में अभी भी स्लिपिंग नहीं है, विच मीन्स ये जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो जब भी आप ऐसी भाषा देखते, लैंग्वेज देखते हैं जहाँ पे कहता है कि भैया सरफेस रफ इनफ है टू इंश्योर रोलिंग, यानी कि अगर फ्रिक्शन लगा होगा तो सर वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा होगा। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है विच मीन्स ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है जिस पॉइंट पे लग रहा है वो पॉइंट तो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है। प्योर रोलिंग है ना, प्योर रोलिंग का मतलब है कि ये जो आपका कांटेक्ट पॉइंट है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे है, विच मीन्स जिस पॉइंट पे वो लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है इस फ्रिक्शन के कारण, राइट। सो यहां पे आप कह सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी जीरो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज गोइंग टू बी जीरो। और अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो है, कोई डिसिपेटिव एनर्जी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में भी सोच सकते हैं, राइट। ऑफ कोर्स यहां पे एक्सटर्नल फोर्स है तो नहीं सोच पाएंगे। मान लीजिए कि आपके पास कोई सिचुएशन हम ऐसा क्रिएट कर दे जहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लाइक ग्रेविटी एंड ऑल है, तो वैसे केसेस में आप एनर्जी कंजर्वेशन सोच पाएंगे, जो कि हमारा अगला सेक्शन होने वाला है, रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। बट यहां पे मेन मुद्दा आपको क्या समझाया जा रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वर्क डन है वो हमको जीरो होने वाला है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन ओवर हियर। अच्छा सर, बहुत बढ़िया है सर। ओके, नाउ सर आप यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन पे या फिर कोई कर्व्ड सरफेस पे अगर कोई बॉल आपकी रोल कर रही है तो उसमें हम कब लगा सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी का रोल करना। तो मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है ना, देखिएगा एकदम ध्यान से। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन पे आपके पास एक बॉडी है। ऑफ कोर्स ये बॉडी आपको रिंग, डिस्क कुछ भी हो सकता है, हमने तो जनरलाइज माना है। तो इस बॉडी पे आप फोर्सेस देखो, है ना, समझिएगा। ये बॉडी का आप मास m मान लो, इसका रेडियस r मान लो, और इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम मानेंगे kmr²। सरफेस रफ है ना, हमसे बोला कि भैया सरफेस रफ है, देयर इज इनफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये बॉडी आपको प्योर रोल करेगी। आपने जैसे ही छोड़ा ये बॉडी प्योर रोल करना आपको शुरू कर देगी। अब आपने सिस्टम को जब रिलीज किया, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अब g sin थीटा होगा, है ना। यहीं से आप समझेंगे कि रोलिंग बॉडीज पे हम डायनामिक्स इक्वेशन कैसे लगाते हैं।
आगे सॉल्व एग्जाम्पल्स में और समझेंगे। तो आपका ये बॉडी है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको ये जा रहा था, है ना। तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास कोई एक्सेलरेशन है आपको, वो कितना है वो हमें सॉल्व करना है, वो हमें जानना है। ये आपका इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन थीटा है। अब अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो, इस बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को बना दो। एक तो लगेगा mg साइन थीटा, एक आपको लगेगा यहां पे mg कॉस थीटा। कॉन्टैक्ट पे आपको नॉर्मल भी लग रहा होगा, कॉन्टैक्ट पे आपको नॉर्मल भी लग रहा होगा। हाँ जी सर। सो सर ये जो मेरा mg साइन थीटा है, ये जो मेरा नॉर्मल है, ये जो मेरा mg कॉस थीटा है, ये सारे के सारे तो उस बॉडी के सेंटर से ही पास कर रहे हैं। यानी कि ये सारे फोर्सेस है ना, इस बॉडी के ऊपर टॉर्क नहीं लगा सकते। भैया जब सारे के सारे फोर्सेस सेंटर से पास करेंगे तो ये बॉडी को सेंटर की तरफ, सेंटर के बाद घुमा कैसे पाएंगे। लेकिन आपने देखा है, आप बॉडी को छोड़िए, ये बॉडी आपको इस प्रकार से रोल करता हुआ नीचे गिरेगा। तो कौन है जो वो बॉडी को घुमाया, आप खुद इमेजिन करो ना। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन को लगना पड़ेगा और फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ लगना पड़ेगा। सर ऊपर की तरफ क्यों? क्योंकि आप इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पास एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा और इसके पास ऐसा एक अल्फा भी होना चाहिए। भैया अल्फा को इस हिसाब से ही होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ही होना चाहिए, तभी तो प्योर रोलिंग का कंडीशन A इज इक्वल टू अल्फा आर सेटिस्फाई हो पाएगा। समझ रहे हो? ये आपकी बॉडी है, ये आपकी बॉडी है, ये आपका A है। तो इसके कांटेक्ट पॉइंट के पास भी एक A ऐसे हो जाएगा। तो अल्फा ऐसे होगा तभी तो अल्फा आर आप पीछे लिखोगे और तभी तो A और अल्फा आर कांटेक्ट पॉइंट पे कैंसिल आउट हो पाएगा। एक बच्चा बोलेगा कि नहीं सर अल्फा ऐसे क्यों नहीं हो सकता। तो भैया अगर प्योर रोलिंग करवाना है ना, तो अल्फा ऐसे अगर करवा दोगे तो बॉटम मोस्ट के पास A प्लस अल्फा आर हो जाएगा। तो ये कैसे जीरो हो पाएगा? ठीक है। सो बी वेरी वेरी लॉजिकल विथ इट, बी वेरी वेरी लॉजिकल विथ इट। थोड़ा बहुत तो आपका खुद का ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन प्लस लॉजिक। तो सर फ्रिक्शन को ऊपर लगना पड़ा होगा। अब जब आपका बॉडी इस प्रकार से मूव कर रहा है तो आपके पास हमेशा दो इक्वेशन होंगे। एक नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, आपका mg साइन थीटा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो हम लिख सकते हैं सर mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक अगर तुम ध्यान से देखो, सेंटर के अबाउट सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा। तो हम क्या लिखेंगे? फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा F इंटू आर, F इंटू ये आपका परपेंडिकुलर लेंथ, mg साइन थीटा mg कॉस थीटा, नॉर्मल का तो कोई टॉर्क नहीं है। फ्रिक्शन का टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा और आई हो जाएगा आपका के एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। भैया प्योर रोलिंग हो रही है तो क्या अल्फा को ए बाई आर से रिप्लेस नहीं कर सकते? तो आई इज इक्वल टू अल्फा में अल्फा को लिखा ए बाई आर। बढ़िया है सर, ये सब प्योर रोलिंग के लिए हो रहा है, राइट? प्योर रोलिंग के लिए हो रहा है। ए इज इक्वल टू अल्फा आर है, एस्टैब्लिश्ड है यहाँ पे। सर यहाँ से आर स्क्वायर ये सब आपने उड़ाया तो सर फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है के एम ए, राइट? इक्वेशन नंबर 3, और रादर इसी को 2 बोल दो। अब अगर तुम देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देने वाला है? आपको दिख रहा होगा mg साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ प्लस एफ, कट जाएगा तो ये आपको हो जाएगा एम ए के प्लस 1, आपका m से m मरेगा। यानी कि सर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखिए निकल के आया है g साइन थीटा अपॉन k प्लस 1। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये आपको क्लियरली बताता है कि एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एंगल थीटा और k पे डिपेंड करता है। यानी कि अगर आपके पास एक छोटी डिस्क है और अगर आपके पास एक बहुत बड़ी डिस्क है तो दोनों का ही एक्सेलरेशन सेम होगा, क्योंकि दोनों डिस्क का तो k 1/2 ही होगा, राइट? सिर्फ k पे डिपेंड करती है कि आपका एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, राइट? इसका मतलब फॉर a मैक्सिमम k शुड बी मिनिमम। और तुम चेक करना कि जो भैया सॉलिड स्फीयर है, जो आपका सॉलिड स्फीयर है, उसकी k की वैल्यू मिनिमम है 2/5 विच इज योर 0.4। बाकी सबको अगर तुम देखोगे
रिंग की बात करो तो के की वैल्यू 1 है, डिस्क में 0.5 है। भैया इसका मतलब के सॉलिड स्फीयर की सबसे छोटी, मतलब सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होगा। तभी एक बहुत ही पॉपुलर सवाल होता है कि भैया इंक्लाइन प्लेन पे एक सॉलिड स्फीयर, एक रिंग, डिस्क, हॉलोस्फीयर, सभी को आपने एक साथ छोड़ा तो कौन रेस जीतेगा? ऑफ कोर्स सॉलिड स्फीयर की एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी तो वही रेस जीत जाएगा। ठीक, अच्छा, तो सर हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का। सर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? फ्रिक्शन इज इक्वल टू के एम ए, यानी कि सर फ्रिक्शन इज इक्वल टू के एम, और ए की जगह हम लिखेंगे यहां पे जी साइन थीटा अपॉन के प्लस 1। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। नहीं ध्यान में रहता है तो आप इसको बहुत क्विकली विद इन 30 सेकेंड्स 45 सेकेंड्स आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। आपको ये प्रोसेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे मैं फिर से बता दूं कि भैया क्योंकि प्योर रोलिंग हो रहा है, फ्रिक्शन जो लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है विच इज नथिंग बट सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। और अगर ये स्टैटिक फ्रिक्शन था, यानी कि सर जो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 है, तो इस सवाल में आप देखो कोई एक्सटर्नल कैपिटल एफ फोर्स नहीं है, जो भी है mg साइन थीटा वाला ही है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस है। तो इस सवाल में जब ये बॉडी आपको रोल करता हुआ नीचे आ रहा है, आप एनर्जी कंजर्वेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जब ये बॉडी घूमता घूमता नीचे आएगा तो जो भी इसने हाइट लूज करी है, तो लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक। आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए वो वाली चीज भी। और जब आप एनर्जी लिखोगे तो आपको लिखनी पड़ेगी टोटल एनर्जी, दैट इज योर हाफ mv स्क्वायर ब्रैकेट k प्लस 1, क्योंकि बॉडी आपको ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है ऑन अ प्लेटफॉर्म विच इज फिक्स्ड। ये आपको प्लेटफॉर्म भैया फिक्स्ड है। ठीक है, उदाहरण देखिए, ऐसे कैसे समझ में आएगा? जब तक एग्जाम्पल ना देखे कैसे समझ में आएगा अपने को सर? देखिए, एक सवाल हमने यहां पे उठाया आपके लिए, कहता है कि अ सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस R रोल्स विदाउट स्लिपिंग डाउन एंड डाउन एन इंक्लाइन प्लेन, एंगल थीटा इज द इंक्लिनेशन, फाइंड द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर। तो जनाब, हालांकि हमें अब इसे डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हमने अभी अभी इस बात को डिराइव ही किया था। आपके पास सिलेंडर है, सवाल में कुछ ना बोले मतलब सॉलिड सिलेंडर है, तो इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन क्या है वो हमसे पूछ रहा है। तो सर पहले पार्ट का जो जवाब है A इज इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के, यही तो फॉर्मूला निकल के आया था रोलिंग के केस में। विदाउट स्लिपिंग के केस में सॉलिड सिलेंडर का मतलब है कि K की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो सर ये तो 2/3 जी साइन थीटा हुआ। क्लियर? अब सर हमको अभी अभी आपने दिखाया कि इस सिचुएशन में आपको फ्रिक्शन भी लग रहा होता है ऊपर के तरफ। सर इस फ्रिक्शन की वैल्यू आपने दिखाई KMA होती है। हाँ जी सर। सर के की वैल्यू 1/2 इंटू M इंटू A, और A की वैल्यू 2/3 जी साइन थीटा। सर 2 से 2 अगर मर गया तो सर मुझे अगर ये बॉडी को रोल करना है विदाउट स्लिपिंग तो इतना फ्रिक्शन यहां पे लगना चाहिए। एंड जनाब ये आपको स्टैटिक फ्रिक्शन है। हमसे अगले पार्ट में पूछता है म्यू मिनिमम फॉर नो स्लिपिंग, कि भैया यहां पे म्यू की कम से कम क्या वैल्यू हो ताकि स्लिपिंग ना हो। भैया स्लिपिंग नहीं हो उसके लिए क्या चाहिए आप समझिएगा। यहां पे आपको नॉर्मल लग रहा है, आपको mg cos थीटा भी लग रहा है। दिस इज योर नॉर्मल, दिस इज योर mg cos ऑफ थीटा। आप सभी को पता है कि यहां पे कांटेक्ट पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है वो है म्यू इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल तो mg cos थीटा के बराबर है। तो भैया ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको यही कहता है कि आपकी जो ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, ये जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, ये आपको हमेशा मैक्सिमम से कम या उसके बराबर हो सकती है। आपके पास अवेलेबिलिटी यहां पे इतनी ही फ्रिक्शन की थी म्यू mg cos थीटा, तो उससे ज्यादा फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कहां से ले आओगे? हमको क्या निकल के आया सॉल्व करके कि भैया इतना फ्रिक्शन यहां पे लगना चाहिए। मान लो कि दिस इज 10 न्यूटन, तो सवाल में हमने ये समझा कि 10 न्यूटन फ्रिक्शन लगना चाहिए तभी बॉडी प्योर रोल कर पाएगा।
ठीक है। और भैया हमने चेक किया कि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता था वो तो 5 न्यूटन था, तो कैसे हो पाएगा फिर ये चीज़? इसका मतलब है कि बॉडी स्लिप मारेगी। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि सर अगर हमें नो स्लिपिंग चाहिए तो जो हमारी ये रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है which is your mg sin theta by 3, this should be less than equal to the maximum available friction which is your mu mg cos theta. mg ने mg को मार दिया, यानी mu is more than equal to tan theta by 3. हमसे तो मिनिमम पूछा है, तो कम से कम कितना? तो सर tan theta by 3. ठीक है, जरूरी है एकदम, है ना। और देखिए ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, 2 कॉन्सेप्चुअल सवाल आपके लिए रखा गया है। इस कॉन्सेप्ट को अंदर तक समझना जरूरी है, इसके लिए हम लोग इस पे काफी वैरायटी ले रहे हैं। कमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन बॉल मूविंग अप डाउन द इंक्लाइन विद नो स्लिपिंग। हमको कह रहा है कि एक बार बॉल ऊपर जा रही है, एक बार बॉल नीचे आ रही है और नो स्लिपिंग है, तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे कमेंट करो, फ्रिक्शन के डायरेक्शन पे कमेंट करो। एक बारी बॉल ऊपर रोल कर रही है और एक बारी बॉल नीचे की तरफ रोल कर रही है। तो ये जो नीचे वाला सिचुएशन है, देखिएगा ये जो नीचे वाला सिचुएशन है कि भैया ये V है और ये आपको मान लीजिए किसी मोमेंट पे ये आपको लेट अस से ओमेगा है और ये V है, तो अगर प्योर रोल कर दी तो ओमेगा को ऐसे होना पड़ेगा। ठीक बात है। तुम ध्यान से देखना, जब कोई बॉडी नीचे की तरफ रोल कर रही होती है, नीचे की तरफ गिर रही होती है, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगता है और अल्फा, राइट, समझिएगा। देखिए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि mg sin थीटा है जो किस बॉडी को नीचे लेके आ रहा है। लुक हियर, अंडरस्टैंड वेरी वेरी केयरफुली, mg sin थीटा इस बॉडी को नीचे लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो mg sin थीटा क्या करेगा? ये a तो पैदा कर रहा है, ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा। और हमसे सवाल में कहा प्योर रोलिंग, यानी कि दोनों ही सूरत में, दोनों ही फोटो में v ओमेगा r के बराबर है। ये एक्सेलरेशन इस v को बढ़ा रहा है, तो अगर v बढ़ रहा है तो ओमेगा को भी तो कोई बढ़ाना चाहिए, तभी तो हमेशा प्योर रोल का कंडीशन सेटिस्फाइड रहेगा। सर अगर ये a इस v को बढ़ा रहा है तो इस ओमेगा को कौन बढ़ाएगा? फ्रिक्शन, टॉर्क लगा के। तो फ्रिक्शन को तो ऊपर ही लगना चाहिए, तभी तो ये टॉर्क ऐसा वाला अल्फा पैदा करेगा ताकि ये अल्फा इस ओमेगा को बढ़ा दे। अगर तुम बोलोगे कि नहीं सर फ्रिक्शन को ऐसे लगवा दो, तो अरे बाबा, अरे मूर्ख, अगर फ्रिक्शन तुम ऐसे लगा देगा तो ये फ्रिक्शन तो इस ओमेगा के अपोजिट सेंस में टॉर्क लगा देगा, तब तो वो ओमेगा को घटाना शुरू कर देगा। लेकिन वैसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि mg sin थीटा तो a पैदा कर देगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अगर a है तो v बढ़ रहा है। हमको सर समझ में आया कि अगर v बढ़ रहा है तो ओमेगा बढ़ना चाहिए, और अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन को ऊपर ही लगना पड़ेगा। ठीक, अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है, देखिए mg sin थीटा तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही है, राइट। तो भैया बॉडी को जाने दो ऊपर, बॉडी का रिटार्डेशन तो चल रहा होगा, क्योंकि धरती माँ का प्रेम तो उसे नीचे खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन तो आज भी नीचे ही था। अब ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? अब ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को घटाएगा, और अगर ये v घट रहा है तो ये ओमेगा भी घटना चाहिए। सर ये ओमेगा को घटाने का क्या मतलब है? फ्रिक्शन को फिर से ऊपर ही लगना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रिक्शन ऊपर लगेगा तभी तो इस ओमेगा के अपोजिट सेंस में टॉर्क लगा के उस ओमेगा को घटा पाएगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन कि भैया दोनों ही केसेस में फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ही आपको लगता है। लॉजिक बड़े प्यार से आपको समझाया है, रिवाइंड करके दोबारा से सुनिएगा, नोटबुक में खुद से ड्रॉ कीजिए, समझिए, ताकि आपको अंदर तक महसूस हो जाए कि भैया चल क्या रहा है वहां पे। ठीक है, ये आपका दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल बॉल मूव्स अप द इंक्लाइन। भैया आपके पास सिमिलर इंक्लाइंस है, सिमिलर आपके पास आइडेंटिकल 2 बॉल है, राइट। यहां पे आपके पास एक बॉल है, आपके पास यहां पे भी एक बॉल है, ठीक है। अच्छा
दोनों ही बॉल के पास शुरुआत में आपने दोनों को ही है ना मस्त वी, आपने दोनों को ही वी और ओमेगा दे दिया, सच दैट शुरुआत में तो भैया प्योर रोल कर पा रहे थे। ठीक बात है। ऑन वन इंक्लाइन स्मूथ एंड अदर विथ इनफ फ्रिक्शन टू एंश्योर रोलिंग। तो भैया एक वाला तो स्मूथ है, एक के पास तो फ्रिक्शन है ही नहीं, और एक के पास फ्रिक्शन है ताकि रोलिंग हो जाए। ऑन विच इंक्लाइन बॉल अटेन्स अ ग्रेटर हाइट, राइट। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, आप पहले विचार कर लीजिए और फिर आके और फिर इसको सुनिए। भैया अगर फ्रिक्शन नहीं है तो देखिएगा इस वेलोसिटी को, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये वेलोसिटी घटते घटते जीरो होगी, क्योंकि धरती माँ का तो प्रेम लग रहा है mg sin थीटा। ये mg sin थीटा v को तो रिटार्ड कर देगा, लेकिन इस ओमेगा को कौन कम करे भैया? कम करने के लिए फ्रिक्शन भी तो चाहिए था ऊपर, लेकिन फ्रिक्शन तो लग ही नहीं सकता। इसका मतलब जब ये ऊपर जा रहा होगा तो v घट रहा है, लेकिन ओमेगा में रत्ती भर का चेंज नहीं आएगा। यानी कि ऊपर जाते 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 v तो जीरो हुआ, लेकिन ओमेगा फिर भी बचेगा। हाँ, इसके बाद अब ये नीचे गिरेगा ऑफ कोर्स, लेकिन ओमेगा अभी भी इसके पास है। इस केस में क्या हुआ? इस केस में जनाब ये हुआ कि जब ये ऊपर जा रहा था तो अभी अभी हमने आपको सिखाया कि अगर फ्रिक्शन लग सकता है तो फ्रिक्शन ऊपर लगा होगा, और फ्रिक्शन ऊपर लग के क्या करेगा? mg sin थीटा इस v को कम करने की कोशिश कर रहा है, और ये फ्रिक्शन ऐसा वाला टॉर्क पैदा करके इस ओमेगा को घटा रहा है। यानी भैया हाईएस्ट पॉइंट पे इसका जो है ना ओमेगा भी खत्म हो जाएगा और v भी खत्म हो जाएगा, यानी ये कंप्लीट रेस्ट पे आ जाएगा। ऑफ कोर्स यहां पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी यहां पे एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, यहां पे तो वैलिड है ही, कोई फ्रिक्शन ही नहीं है। यानी सर दोनों केस में एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है। तो हम जानते हैं सर यहां पे जो आपको लॉस इन काइनेटिक होगा वही आपको गेन इन पोटेंशियल भी होने वाला है। यानी जो ज्यादा नुकसान किया है वो ज्यादा हाइट गेन करेगा। समझ रहे हो ना भैया? तुम अगर सारा का सारा काइनेटिक खो दोगे तो तुम बहुत ज्यादा हाइट गेन किए। तो वो तो इस केस में हुआ। इस केस में वो अपना v भी खोया, ओमेगा भी खोया, हाफ mv स्क्वायर भी खोया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर भी खोया। तो यहां पे जो वो हाइट गेन करने वाला है वो हाइट h1 से ज्यादा ही होगा। h2 मस्ट बी मोर देन h1, क्योंकि पहले वाले केस में थोड़ा सा एनर्जी अभी भी बच रहा है इसके पास में, तो कंप्लीट नहीं खोया। सिंपल है ना? क्लियर है सर? एकदम ठीक, बढ़िया, एकदम शानदार, गजब। देखिएगा तो यहां पे भी अपने पास कुछ वैसी ही कहानी है। हमसे सवाल में कहता है कि आपके पास एक छोटू सा स्फीयर है, अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m, रेडियस r, रोल्स विदाउट स्लिपिंग इनसाइड अ लार्ज फिक्स्ड हेमिस्फेरिकल बॉल। ये भैया बाउल आपको फिक्स्ड है, इसका रेडियस कैपिटल R, बाउल का रेडियस कैपिटल R, और ये छोटू स्फीयर का रेडियस स्मॉल r है। इफ द स्फीयर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत में ये रेस्ट पे था, एट द टॉप पॉइंट ऑफ द हेमिस्फीयर, फाइंड द नॉर्मल एक्सर्टेड बाय द स्मॉल स्फीयर ऑन द हेमिस्फीयर व्हेन इट इज एट द बॉटम ऑफ द हेमिस्फीयर। देखिए घबराइए मत, बड़ा ही सरल है ये तो। आपके पास सिचुएशन क्या है? आपके पास सिचुएशन कुछ इस प्रकार से है कि भैया आपका ये जो छोटा वाला स्फीयर है ये रोल करता करता आपको यहां तक पहुंचा। ठीक बात है। तो आप तो ये बताओ ना, आप तो ये बताओ कि जब ये रोल करता करता यहां तक पहुंचा तो नॉर्मल क्या है वो हमसे पूछ रहा है सवाल में। हमसे सवाल में पूछ रहा है कि भैया नॉर्मल क्या है ये बता दीजिए। ठीक, लेट अस डू वन थिंग, यहीं पे बना दे थोड़ा सा और बड़ा फिगर। बढ़िया है सर, पहले यहां था अब यहां है। अच्छा, शुरुआत में तो रेस्ट पे था, लेकिन जब यहां पहुंचा होगा तो रोल कर रहा था ना, तो v भी होगा और इसके पास ओमेगा भी होगा, इसके पास ओमेगा भी होगा, और ये रहा सेंटर जिसके अबाउट ये पूरा बॉडी घूम भी रहा है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अपने को v चाहिए। क्यों सर? क्यों सर? क्योंकि इस समय यहां पे इस पे नॉर्मल लग रहा है, धरती माँ का इस पे mg लग रहा है,
ठीक है, ये आपको नॉर्मल लग रहा है और ये आपको m इंटू जी लग रहा है। भैया इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर पाथ कर रहा है। देख रहे हो उसका सेंटर ऑफ मास का सर्कुलर पाथ कौन सा है? सेंटर ऑफ मास इस सर्कुलर ट्रैक पे आपको घूम रहा है। तो हम लिख सकते हैं ना कि नॉर्मल माइनस एम जी इज इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, जहां पे आर जो होगा वो तो ये वाला आर होना चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यहां से लेके यहां तक कैपिटल आर है और यहां से लेके और सॉरी और ये वाला चीज है वो आपका छोटा वाला स्फीयर का रेडियस है स्मॉल आर। यानी कि सर यहां से लेके यहां तक जो होगा वो तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर होगा। ठीक है, हमको सर समझ में आ गया कि ये चीज अपने को चाहिए एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस स्मॉल आर। और सर ये एम वी स्क्वायर कहां से आएगा? यहां से लेके यहां का एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, सो अगर तुम यहाँ पे केयरफुली देखो इस बात को तो शुरुआत में इसका सेंटर यहाँ पे था, बाद में सेंटर यहाँ पे है। तो सेंटर ने जो हाइट लूज करी है दैट इज अगेन आर माइनस स्मॉल आर। मानते हो? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे हम लिखेंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाइट लूज हुआ है इतना एंड गेन इन टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी कैसे लिखते थे? हाफ एम वी स्क्वायर के प्लस वन। सॉलिड स्फीयर है तो k की जगह 2/5 लिखोगे, 2/5 + 1, राइट। तो यहां पे अगर तुम देखोगे तो आपको यहां पे दिखाई देगा कि सर एम जी आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा 7/10 एम वी स्क्वायर। यानी कि सर ये जो एम वी स्क्वायर है ना सर, ओ सर ये जो सर एम वी स्क्वायर है 10 और 7 को उधर ले जाओ तो सर ये 10/7 एम जी आर माइनस आर था। तो सर आर माइनस आर मर जाएगा एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 17 mg/7। दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केयरफुली देखिए, एनर्जी कंजर्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ा हमें एंड लाइक दिस वी कैन डू इट। ठीक, बढ़िया है सर। अच्छा, ये देखिए, ये आपको काफी अच्छा सवाल रहेगा आपके और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, जो आपका फ्रिक्शन के डायरेक्शन को लेके हो सकता है, कुछ भी। सो एक काम करते हैं, इस सवाल का थोड़ा सा फिगर और बड़ा करके बनाते हैं। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं एंड लेट अस मेक अ बिगर फिगर ओवर हियर। सो बेसिकली आपके पास यहाँ पे ना फिक्स्ड ग्राउंड है और उसके ऊपर आपके पास एक स्पूल है, समझिएगा मेरी बात को, जिसका एक इनर रेडियस है एक आउटर रेडियस है। इस प्रकार से आपको सिचुएशन है। ठीक है सर। अच्छा, नाउ सवाल में क्या कह रहा है ना, देखिएगा, आउटर रेडियस 3r है और इनर रेडियस स्मॉल r है। इनर स्मॉल r है, आउटर 3r है और पूरे सेटअप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² है। पूरे बॉडी का जो मास है वो m है। अ थ्रेड wound on the inner surface of the spool is pulled horizontally with a constant force mg। तो बेसिकली ये जो इनर वाला स्पूल है ना, इसके ऊपर है ना ऐसे धागा लपेटा हुआ है, ठीक है, और आप उस धागे को हॉरिजॉन्टली खींच रहे हो विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ mg। दिस फेलो इज योर mg। फाइंड द acceleration of the point on the thread which is being pulled assuming that the spool rolls purely on the floor। हमसे इस धागे की पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना, धागे के किसी भी पॉइंट का। अच्छा सर देखिए, यहां पे आपको फ्रिक्शन विक्शन आएगा, राइट। आपने यहां पे कोई फोर्स लगा दिया एक्सटर्नल। अब फ्रिक्शन की डायरेक्शन सर क्या होगी वो हमको पता नहीं, सर पीछे लग रहा है कि आगे लग रहा है। आप अपने मन से कोई डायरेक्शन मान के चलिए, आपका रिजल्ट निकल ही आएगा। मान लेते हैं कि फ्रिक्शन सर आगे लग रहा था इसके कांटेक्ट पॉइंट पे, प्योर रोलिंग हो रहा है, ठीक है, कांटेक्ट पॉइंट पे नो स्लिपिंग है। मान लेते हैं कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन a है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है।
अगर सर प्योर रोलिंग हो रहा है तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के लिए हमको पता है कि A इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर है। यहाँ पे A इज इक्वल टू अल्फा में R तो 3R होगा ना रे बाबा, 3R लेना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो 3R है। तो सर मेरे पास एक ये कंडीशन निकल के आती है, राइट, यानी कि सर जो अल्फा है दैट इज इक्वल टू A बाई 3R। अब देखो A का इक्वेशन लिखो, यानी कि नेट फोर्स mg प्लस स्मॉल f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और दूसरा टॉर्क का इक्वेशन लिखोगे। आपने अल्फा को ऐसा क्लॉकवाइज माना। अब देखिएगा इसके सेंटर के अबाउट, देखिए कैपिटल mg जो धरती इस पे फोर्स लगा रही है या नॉर्मल जो होगा, ये दोनों इसके सेंटर से ही पास करेगा, तो उनका टॉर्क नहीं आ सकता। जो भी टॉर्क आएगा कैपिटल mg और स्मॉल f का आएगा। अब क्योंकि हमने अल्फा क्लॉकवाइज लिया है, यानी कि कैपिटल mg का टॉर्क डोमिनेट करेगा फ्रिक्शन के टॉर्क को। mg सेंटर के अबाउट ऐसे घुमाना चाहता है और फ्रिक्शन सेंटर के अबाउट ऐसे घुमाना चाहता है। तो हम यहाँ पे बड़ी आसानी से कह सकते थे कि mg का जो टॉर्क होगा सेंटर के अबाउट, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कैपिटल R ही है, तो mg का टॉर्क हो जाएगा mgr और फ्रिक्शन का टॉर्क हो जाएगा फ्रिक्शन इंटू 3R, क्योंकि ये दूरी 3R थी। माइनस किया क्योंकि दोनों का टॉर्क अपोजिंग है। दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमसे कहता है कि mr स्क्वायर है और अल्फा हमसे कहता है कि A बाई 3R है, A बाई 3R है। अगर हम ध्यान से देखें R स्क्वायर ये तो आपको मरेगा ही, तो यहां से हमको दिख रहा है mg माइनस 3 टाइम्स फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma बाई 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमें A में इंटरेस्ट है, तो एक काम करो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो और 1 और 2 को ऐड कर दो। क्यों सर ऐसा किया? क्योंकि अब ये 3f और यहाँ पे माइनस 3f आपस में मरेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3mg नीचे में mg इक्वल्स टू 3 इंटू ma, यानी कि सर 3ma प्लस ma बाई 3। सो दिस बिकम्स 4mg इज इक्वल टू 10 ma बाई 3। तो यहाँ से सर m से m आपका मर जाएगा। ग्रेविटी आप यहाँ पे 10 पकड़ लीजिए, ग्रेविटी की वैल्यू 10 अगर आप पकड़ ले तो ग्रेविटी और 10 यहाँ पे मरेगा, यानी कि सर a की वैल्यू निकल के आ रही है 12 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमसे a थोड़े ना पूछा, हमसे तो पूछा कि धागे के किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है, यानी कि ये जो आपका इनर वाला है ना पॉइंट, इस पॉइंट, ये पॉइंट जो कि इस स्पूल पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है वो मेरा आंसर होगा। तो जनाब लिखना सिखाया है ना, एक तो ट्रांसलेशनल की वजह से A आएगा प्लस, और रोटेशनल की वजह से अल्फा इंटू कैपिटल R, क्योंकि यहां से यहां तक का दूरी R था। तो सर जो मेरा आंसर है वो A प्लस अल्फा R है, यानी कि 12 प्लस अल्फा की वैल्यू 3a बाई, सॉरी अल्फा की वैल्यू कितनी है, a बाई 3R मल्टीप्लाइड बाई R। तो यहाँ से आपका R से R मर गया, दिस इज इक्वल टू 12 प्लस a की वैल्यू 12 है, तो 12 बाई 3, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 16 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका इसका जवाब है, राइट, क्योंकि यही पॉइंट से आपको धागा अटैच्ड है, तो धागा का वही एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम बढ़िया है। ठीक है, तो चलिए काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे कुछ 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे एंड फिर थोड़े से स्लिपिंग वाले एक एग्जाम्पल लेंगे और फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ कंटिन्यूअस बॉडी लेंगे अबाउट एनी पॉइंट, राइट। तो वो मिला जुला के आपका जो चैप्टर उसको समराइज कर पाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।